नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में। लगातार बच्चों का कमेंट रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर 12th वालों के लिए कुछ कर दीजिए, यानी 11th 12th के लिए जो पेपर 2 बिहार स्टेट में सजेस्ट किया गया है, जिसका कल एग्जाम है 12 तारीख को। अब चूंकि कम समय है, इस कम समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस कम समय में कितना से कितना हम लिटरेचर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका इतना बड़ा है, आपको भी पता है। बोर्ड भी बहुत हड़बड़ी में सिलेबस दिया है, बहुत जगह कॉपी पेस्ट कर दिया है, वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ ये जो है एक्स्ट्रा है, इसे नहीं पढ़ना है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, मेरा फोकस किस पे रहेगा। जो मैंने पूरे सिलेबस का अध्ययन किया, इतना ज्यादा नॉवेल और उसके राइटर्स दिए गए हैं कि अगर उस पर काम कर लिया जाए, उसी के ऊपर अगर काम कर लिया जाए, उससे रिलेटेड कुछ बातें कर ली जाए, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जैसा लेवल अभी मेंटेन किया जा रहा है पेपर 1 में, आप देखिए एकदम मॉडरेट लेवल था, आप कह सकते हैं एवरेज से नीचे था। तो अगर वही लेवल इसमें मेंटेन किया जाता है तो ज्यादा डीप स्टडी की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ की पॉइंट है वहां काम कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और उस पर मैंने लगातार मेहनत किया और ये एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। और कितना फायदा पहुंचाएगा आप देख सकते हैं। इंग्लिश बिहार स्टेट 2023 पेपर 2 11th 12th के लिए स्पेशल है। ये 30 से 40 नंबर फिक्स है। जी हाँ, मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, उसका पीडीएफ आप लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। आपके लिए एक सजेशन होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसे प्रिंट करवा लीजिए और सामने रख लीजिए। अगर नहीं है तो कोई जुगाड़ लगाइए, मतलब अगर नहीं करा सकते, कम समय है, तो फिर इसको ही देखिए, इसी से काम चला लीजिए। अगर समय है तो पीडीएफ रखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा, चीजों को पॉइंट आउट करने में, देखने में, समझने में आपको सहूलियत होगा। कितना मेहनत करके आया हूं वो आगे आपको मिल जाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए बर्बाद नहीं करूंगा आपका समय। लिटरेचर पे खासकर बात होगा, उसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे, एमसीक्यू पे भी बात करेंगे। ट्रिक अप्लाई कहां करेंगे तो देखिए, आइए अब चलते हैं सीधे मुद्दे पे। ये देखने के बाद आपका दिमाग जो है चकरा रहा होगा कि सर इतना क्या क्या लिख दिए हैं। इतना नहीं लिखे हैं, चीजों को बारीकी से बारी से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, लिटरेचर पढ़ रखे हैं, हर नॉवेल को पढ़ के गुजर चुके हैं, आपका दिमाग तंदुरुस्त है, आपका टेंशन नहीं है कि भैया लिटरेचर में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो आप वीडियो नहीं देखिए। वे लोग देखें जिनको लगता है लिटरेचर पे काम नहीं हुआ है, इस कम समय में कितना ज्यादा नंबर बढ़ जाए, उस पर काम हो जाए, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए जरा सा, इसमें चीजों को समझेंगे। वही जो सिलेबस आपको दिया गया था वही सिलेबस है, उसी में मैंने की पॉइंट ऐड किया है। क्या क्या ऐड किया है तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश पोइट्री की। मैं बता दूं आपको कि लगभग मैंने पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन सब पे, चाहे इंडियन हो चाहे ब्रिटिश हो, सबका बेड़ा पार कर दिया है मात्र इस सिंगल वीडियो में। वीडियो लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो मील का पत्थर साबित होगा। आपके लिए पैंसिया है, रामबाण है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए। देखिए जरा सा, इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर कहें कि अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो देखिए आपके सिलेबस में इतना ज्यादा वर्क्स और उसके कविताओं का, कवियों का नाम कह ले, राइटर का नाम दे रखा है। अगर उसी को याद कर ले आप कि किस कवि ने क्या लिखा है, किस राइटर ने क्या लिखा है, समझ रहे हैं ना, तो हमको लगता है वहीं से 10-15 नंबर का काम हो जाएगा। एक तो राइटर का नाम, अब पूछेगा कैसे, दे देगा भैया कविता दे देगा और कहेगा कि उसके राइटर का नाम बताओ, या फिर राइटर दे देगा, कहेगा कि कौन सी कविता लिखा है वो बताओ, और इसमें कविता भी शामिल कर देगा, ड्रामा भी शामिल कर देगा। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया बता दो कि कौन सा राइटर ब्रिटिश है, कौन सा इंडियन राइटर है, कौन सा इंडियन पोएट है, या फिर दिए हुए कविता में कौन सा इंडियन पोइट्री है या फिर कौन सा ब्रिटिश पोइट्री है। तो चीजों को घुमा फिरा के, मिला जुला के, इस सिलेबस को ही अगर देखा जाए, इस पे गौर किया जाए, उन्हीं को याद कर लिया जाए, तो फिर वहीं से जो है आपका 10 से 15 नंबर हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। और ये करेगा। हो सकता है कि शेक्सपियर का सही स्पेलिंग भी पूछ दे, क्योंकि उसे परखना है एस्टेट के माध्यम से, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब एंगल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं कहूंगा कि आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा राइटर और उसकी रचनाएं हैं, कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। उसके अलावे जो आपका पोइट्री सेक्शन है, चीजें थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा कि कितना बढ़ गया है, लेकिन बारी बारी से समझेंगे, सब समझ में आएगा। यह मेहनत आप ही के लिए मैंने किया है, और ये अगर आप देख के जाते हैं तो फिर आपको ये
मतलब डर नहीं रहेगा कि लिटरेचर पढ़ के नहीं आया है, लिटरेचर पढ़ के आएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पोइट्री पे खासकर हमारा फोकस है अभी। पोइट्री, अब पोइट्री से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो देखिए भैया, ये जो है आपको पता है, यहां देखिए, ये जो है आपको पता है कि ये स्पेंसर और शेक्सपियर का ये दो सोनेट है। सोनेट होता है 14 लाइन की कविता, तो अगर पूछ देता है सोनेट में कितना लाइन होता है, तो याद रखिएगा 14 का लाइन होता है। तो ये दोनों जो है सोनेट है। अब एक ये जो है 67 सोनेट है और ये जो 127 है, यानी ये इतना नंबर सोनेट है, इसके पहले भी होगा, और ये इतना नंबर सोनेट है। इसमें कहा है, सोनेट का नाम दिया लाइक एज ए हंट्समैन, और इसमें दिया है इन ओल्ड एज। ध्यान से सुनिए, समझिएगा क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कविताएं से, सोनेट से। तो एक तो पहला हो सकता है कि अगर एक कविता दिया है तो उसका कोई ना कोई एक संग्रह होगा, मतलब कलेक्शन ऑफ पोइट्री में से वो एक पोइट्री होगा, तो उस कलेक्शन का नाम हो सकता है। जैसे अगर स्पेंसर की बात कहें तो स्पेंसर का ये जो कविता है लाइक एज ए हंट्समैन, ये उनके कलेक्शन एमोरिटी से लिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, जैसे सर्च मारिएगा मिल जाता है, तो इससे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कब लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ, ये भी बन सकता है। तो 1595। इसमें जितना भी ईयर डाला हुआ है ना, इस पे एकदम आंख बंद करके भरोसा आप कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार हम इसको रेक्टिफाई कर चुके हैं, हाँ जज कर चुके हैं। अब हो सकता है कि पूछे कि उसका थीम क्या है, पोइट्री का जो पोइट्री या सोनेट लिखा गया उसका थीम क्या है, ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो वीवीआई बन जाता है कि उसका राइम स्कीम क्या है, राइम पैटर्न क्या है, समझ रहे हैं ना, राइम स्कीम या राइम पैटर्न। तो ऐसे ऐसे चीजों को मैंने यहां कलेक्ट किया है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, और ये पेपर में तो ये जरूर दिखने को मिलेगा। और ऐसे ही ड्रामा पे भी मैंने काम किया है, तो ड्रामा में क्या होगा, फिक्शन में क्या होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी से अब लग जाते हैं अपने युद्ध में। दूसरा चीज कि हो सकता है स्पेंसर का पूरा नाम पूछ दे, इसलिए मैंने यहां नाम मेंशन कर दिया है, एडमंड स्पेंसर उनका पूरा नाम था। अब उनका डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ पूछे ना पूछे, मैंने इन दोनों का मेंशन किया। बाकी अगर आपको समय है आपके पास तो देख लीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि राइटर सिलेबस से ये समझ में तो आ गया है कि राइटर जो है फोकस नहीं है सिलेबस का, उसका रचना फोकस है, क्योंकि एक रचना दिया गया है। अगर शेक्सपियर लिख के छोड़ देता तो उनका जो कुल प्ले है, नाटक है, वो 37 है। ये भी याद रखिएगा अगर शेक्सपियर के बारे में, तो 37 है। सोनेट्स कितना है, तो 154 है। तो उसको टारगेट नहीं किया गया है, एक को किया गया है ना, एक को किया गया है। अगर केवल शेक्सपियर लिख के छोड़ देता तो फिर तो भाई मामला भी गड़बड़ हो जाता, और शेक्सपियर के बारे में भी जानना पड़ता, उनकी रचनाओं के बारे में भी जानना पड़ता। लेकिन एक रचना लिखा है तो कहीं ना कहीं से उसी पे फोकस करना होगा, तो उसका पब्लिकेशन डेट ज्यादा मैटर करता है, ना कि राइटर का डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, हाँ समय है तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। स्पेंसर, मतलब इसका हमने पूरा गहन अध्ययन किया है, उसके बाद बातें करें, हवा में कुछ नहीं है। स्पेंसर सोनेट कितना नंबर है, 67। इसका मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, और रिकॉर्डिंग क्लास में फालतू कोई बातें नहीं होगी, कोई कमेंट नहीं होगा, इसलिए आप सीरियस होकर देख सकते हैं। लाइक एज ए हंट्समैन, लाइक एज ए हंट्समैन क्या है, हंट्समैन, ये हंट्समैन मतलब ये शिकारी। इसमें शिकारी जो है राइटर खुद को माने हैं, और अपनी प्रेमिका कह लीजिए, पत्नी कह लीजिए, उसको डियर माने हैं, डियर यानी हिरन, और उसी के वो शिकार पे हैं। मतलब वो उसको फंसाना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं, अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन वो होती नहीं है। अंततः वो लौट के आ जाती है। मतलब उसमें लव को दिखाया गया है, पैशन को दिखाया गया है, अट्रैक्शन को दिखाया गया है, और अंत में पेशेंस को भी दिखाया गया है। पेशेंस कहने का मतलब वो हार के रह जाते हैं, मतलब अब सोचते कि नहीं आएगी, अंत में वो आ जाती है। तो इसका थीम बन गया ये क्या हो गया जी, लव एंड पेशेंस उसका थीम हो गया। और उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन, जितना भी डेट दिया गया है उसका पब्लिकेशन डेट दिया गया है, कब पब्लिश हुआ था, तो 1595। अब चूंकि ये डेटा है आपको याद करना पड़ेगा, यहां कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका राइम स्कीम क्या होता है, राइम पैटर्न कह दे, राइमिंग स्कीम कह दे, राइम स्कीम कह दे, सब एक ही चीज है। अब कहने का मतलब है कि किसी लाइन का, मान के चलिए कोई लाइन है जो कि ए पे एंड होता है, अब दूसरा लाइन जो है बी पे एंड होता है, मतलब उसका साउंड जो है ए है, दूसरे लाइन का बी है। अब तीसरा लाइन जो हुआ वो भी जो है ए पे हुआ, चौथा जो हुआ वो बी पे हुआ। मतलब साउंड जो है जैसे कि यहां मान के चलिए बॉय कहते हैं, बॉय, और यहां कहते हैं टॉय, और यहां कहते हैं कार, और यहां कहते हैं फार।
तो अब बताइए जरा सा, तो ये उसका उच्चारण इसका उच्चारण लगभग मिल रहा है, मतलब अंतिम वाला उच्चारण, इसका उच्चारण इससे मिल रहा है, तो ये हो गया। अगर इसको ए मानते हैं तो ये बी हो जाएगा, फिर ये इससे मिल रहा है तो ये ए हो जाएगा, और ये इससे मिल रहा है तो ये बी हो जाएगा। ऐसे ही राइमिंग स्कीम निकाला जाता है। ठीक है, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें कौन सा राइमिंग स्कीम है जी? तो ए बी, ठीक है। हाँ, और शेक्सपियर और स्पेंसर, यानी ये दोनों का राइमिंग स्कीम लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहां ऐसे कर दिया गया, यानी सेम है। ए बी, सी डी और ई एफ और अंत में जी जी। आप कहिएगा सर स्पेस लेके आया है। स्पेस कहने का मतलब है कि 4 लाइन आपको लगातार मिलेगा एक दूसरे के नीचे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपको मिलेगा 4 लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के 4 लाइन मिलेगा, फिर एक लाइन छोड़ के 2 लाइन मिलेगा। तो जो 4 लाइन होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए तो क्यू यू ए क्वाट्रेन कहते हैं। और कितना क्वाट्रेन है, कितना 4 लाइन है? 3 है, तो इसमें 3 क्वाट्रेन है, और 2 लाइन वाले को कहते हैं कपलेट, तो एक कपलेट है। समझ गए? हाँ, एकदम ठेठ हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, एकदम आसान भाषा में आपको समझा के निकल जाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। तो ये हो गया किसके बारे में जी? स्पेंसर साहब के बारे में। और ये किसका कलेक्शन है? तो एमोरिटी का कलेक्शन है। ये जो कविता है उनका एक कलेक्शन है, यानी बहुत सारे कविताओं का संग्रह है, उसमें से एक ये है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहला है, तो भैया याद रखना क्या है, सबसे पहला है, ऐसे भी आप रट जाइएगा। ठीक है, हंट्समैन। अब हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि 67 में कौन है, समझ रहे ना? हाँ, हो सकता है पूछ दे कि हंट्समैन कौन सा सोनेट है, 67, 68, ऐसे भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 67। अब चीजों को थोड़ा सा डिफर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। शेक्सपियर साहब की बात करते हैं, इनका भी सोनेट है, और ये 127 है, जिसकी बात कर रहा है इन ओल्ड एज की बात कर रहा है। इन ओल्ड एज कहने का मतलब यहां बुढ़ापा नहीं है, पुराने समय की बात है, जब ब्लैक लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, ब्लैक लोगों को खूबसूरती का प्रतीक नहीं माना जाता था। लेकिन समय बदला और ब्लैक का मतलब खूबसूरत भी हो गया, और उनको अच्छा खासा समाज में दर्जा भी मिल गया, उसकी बात करता है ये कविता। इसलिए इसे ब्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। इसका थीम ब्यूटी यानी सुंदरता, समझ ही गए, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी समय बदल गया, और ब्यूटी को ब्लैक से एसोसिएट कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका थीम है ये। कब पब्लिश हुआ जी? तो 1609 में। अब ये ओल्ड एज किसका कलेक्शन है? तो डार्क लेडी सोनेट का कलेक्शन है, यानी जैसे एमोरिटी था उसका नाम है डार्क लेडी सोनेट्स, जिसमें 127 से लेकर 154 तक के सोनेट्स मिलते हैं। ठीक है जी, इसका भी राइम स्कीम सेम है, समझ गए होंगे। अब 127 वर्ष में कोई तो ओल्ड एज में ही पहुंच जाता है ना, तो आप याद रख सकते हैं कि 127 अच्छा इन ओल्ड एज की बात कर रहा है। ठीक है जी, अब उसके तुलना में अगर इसको देखें तो ये जवानी की बात करता है, और जवानी में ही ना हंट्समैन वो बन के अपने डियर के तलाश में। तो ऐसे चीजों को कोरिलेट करिएगा, चीजों को समझना आसान हो जाएगा। अब आइए जॉन डन की बात करते हैं। जॉन डन को कौन नहीं पहचानता जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को आप सुने होंगे 12th में। हाँ, उन्हीं की कविता है द सन राइजिंग। ठीक है, इसमें सन राइजिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, सूर्य उग रहा है। तो सूर्य उग रहा है मतलब नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये सूर्य को चैलेंज दे रहे हैं, या कहे सूर्य को फटकार लगा रहे हैं। सूर्य जब उगता है तो ये लव पोएम के लिए, लव पोएट के लिए जाने जाते थे, मेटाफिजिकल पोएट कहलाते थे। इनकी कविताएं लव पे ही ज्यादा रहती थी। ठीक है ना? तो ये कहते हैं सूर्य को कि भैया तुम उगते हो और सीधे खिड़की के माध्यम से पर्दों से होते हुए हमारे रूम में आ जाते हो, तुमको इतना तमीज नहीं है कि यहां कोई 2 कपल सोया हुआ है, मतलब हमको क्या तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारी कोई आजादी नहीं है। इस तरह से फटकार लगाते हैं इस कविता में। चलिए, कब पब्लिकेशन डेट क्या है? 1633। ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इसका कलेक्शन है, जैसे कि यहां लिखा हुआ एमोरिटी, वही इसी का कलेक्शन है, और उसी में से एक कविता है द सन राइजिंग। ठीक है जी, अब इसमें क्या है? तो ऑथोरिटी ऑफ लव, यानी लव पे अधिकार इसका थीम है। लव पे अधिकार है तभी ना सूर्य के लिए भी ऐसे शब्द निकालते हैं, और ऐसा कोई कभी ही बोल सकता है सूर्य को लेकर ऐसी बातें, क्योंकि बाकी लोग आम आदमी तो उसे भगवान मानेंगे, भगवान पूजेंगे, वो जो है उनको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन ये डिस्टर्ब करने की बात कहे उनको बोले हैं। अब इसका राइम पैटर्न आप देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि चीजों को सटा के रखा गया, इसमें स्पेस देख के रखा गया था। इसका मतलब क्या है? ये एक लाइन के वे एक लाइन के बाद एक लाइन आपको लगातार देखने को मिलेगा, बीच में कोई स्टेंजा नहीं बनेगा, मतलब अलग अलग पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका राइम पैटर्न इससे अलग है, ध्यान रखिएगा। इसमें ए बी बी ए, फिर सी डी है, फिर ई ई है। तो ये भी याद रखना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि पीडीएफ निकाल लीजिएगा।
उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीजों को आसानी से। अब जॉन डन का याद रखिएगा, डॉन है, जॉन डन है, तो उन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो था, और यहां ये सन राइजिंग इन्हीं का है, जॉन डन। ठीक है जी, हाँ। अब देखिए अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, अब चूंकि ये 3 ऊपर का है इसलिए मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं। अलेक्जेंडर पॉप को देखिए, पॉप रैप लॉक, पॉप रैप लॉक, पॉप रैप लॉक, लग रहा है कि एकदम मिलता जुलता साउंड है, इको कर रहा है, तो आप ऐसे ही याद रखिए कि पॉप रैप लॉक। ठीक है जी, तो अलेक्जेंडर पॉप का क्या है, द रैप ऑफ द लॉक। अब रैप ऑफ द लॉक का मतलब क्या है, देखिए रैप का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक तरह से कह सकते हैं, ये लॉक कहने का मतलब बालों का लॉक, बाल, हाँ यहां बाल की बात हुई है, बाल जो औरतें बनाती है तो बालों में जो लॉक लगाती है या उसको गांठ बांधती है उसको कहा गया लॉक। और यहाँ रेप कहने का मतलब उसको अपने बस में करना, उसको ले लेना। इसमें कहा भी, उसमें दिखाया भी गया है कि लॉक, एक बहुत सुंदर लड़की रहती है जिसका नाम है मिलिंडा, देखिए लिखा हुआ है, और एक व्यक्ति रहता है बैरन। जब वो उसको देखता है तो उसके बालों की खूबसूरती से वो मोहित हो जाता है, ऐसे वो भी, मिलिंडा भी बहुत सुंदर थी, तो उसके मन में आता है कि इसका लॉक जो है यानी काट लेंगे, इसका जो बाल है वो हमको चाहिए, एक ना एक दिन काटेंगे, और अंततः कैंची से काट भी देता है। तो उसी से ये आया है रैप ऑफ द लॉक। ठीक है, इसमें कैंटो 1 2 करके लिखा हुआ है, तो वह आप जो देख लेंगे, और लगभग उसी, मतलब जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा समरी, उसी को एलेबोरेट किया गया है। उसमें कौन कौन कैरेक्टर है जी, मिलिंडा और बैरन की बात की गई है, तो मिलिंडा और बैरन भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चीजें थोड़ी सी एलेबोरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है, क्योंकि एक ही वीडियो आपके लिए काफी कैसे होगा। अब देखिए जरा सा, विलियम ब्लैक का द लैम्ब है और टाइगर है। अब देखिए, लैम्ब मतलब मेमना और टाइगर मतलब बाघ ही है, ठीक है, स्पेलिंग अलग है लेकिन टाइगर वही है, ये पुराने अंग्रेजी का है। अब बताइए, टाइगर जो है मेमना को खा जाएगा तो मेमना का जिंदगी तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो अंधेरे से याद रखिएगा विलियम ब्लैक यानी यहां BLAK ही है, लेकिन ओवरऑल इसका मतलब काला आप समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक का पब्लिकेशन है 1700 यानी 1789 और दूसरा है 1794। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं क्योंकि चीजों को जल्दी लेके चलना है, आप उस पर नोटिस नहीं कीजिएगा, चीजों को ध्यान से समझिए। इसमें पहला वाला का राइम पैटर्न है AABBCC यानी सिंपल राइम पैटर्न है, ऐसा अक्सर इंडियन पोइट्री में आपको देखने को मिलता है। दूसरे वाला का भी AABBA नहीं, मिलता जुलता है। ठीक है, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, इसका जो कलेक्शन है, ये किस कलेक्शन से लिया गया है, वो कलेक्शन है आपका सॉन्ग एंड इनोसेंस, तो ध्यान रखिएगा ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए समझ रहे हैं। इतना अगर डीप से अगर ये वीडियो आपको पहले मिल गया होता तो आप गर्दा मचा दिए होते, मुझे पता है, लेकिन इतना आसान बनाने के लिए मुझे भी इस पे मेहनत करना पड़ा, और चूंकि लगातार मैराथन चल रहा था तो मैं ये जब तक आपका पेपर 1 समाप्त नहीं है उसके बाद मैं फ्री हुआ नहीं, और फ्री हुआ तो इसको गौर से देखने लगा। जब पहली बार देखा तो मैं भी देख के फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई इतना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इस नजरिया बदल के देखा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको देखा, तो मैं कहा कि भाई कुछ तो कर सकता हूं बच्चा के लिए, और यही है भाइयों और बहनों। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समय कम है इसलिए इसका यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, इसका प्रसार बहुत जरूरी है, चाहे हो सकता है आपके भाई को फायदा हो जाए। कुछ लोग तो ये भी चाहेंगे कि फायदा होगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, वो हमको कंपीट करके आगे निकल जाएगा। बुरा मत सोचिए, आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आइए वर्ड्सवर्थ का लेते हैं, टिन एवे। देखिए तो टिन एवे वर्ड्सवर्थ, मतलब कितना खतरनाक वर्ड है ना, टिन एवे। क्या होता है सर इसका मतलब, टिन एवे मतलब खतरनाक वर्ड है, तो वर्ड खतरनाक है मतलब वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इनका नाम पूरा तो विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर में भी विलियम, ठीक है ना, हाँ यहाँ वर्ड्सवर्थ में भी विलियम। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे राइटर को रिपीट किया गया, जैसे शेक्सपियर का यहाँ एक इन ओल्ड एज है, शेक्सपियर का एक और देखने को मिलेगा यहाँ मैकबेथ, ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो वो चीजें आप अपना कोरिलेट कर लीजिएगा। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है टिन एवे, वर्ड जो है बड़ा खतरनाक है, तो इसको लिखने वाले हो गए वर्ड्सवर्थ। अब टिन एवे क्या है, एक जगह का है, एक जगह है, एक प्लेस है, इसलिए यहाँ प्लेस मैंने लिख दिया है। इसका पब्लिकेशन डेट है 1798, ठीक है, ये लिरिकल बैलेड है जी। हाँ, अब देखिए जरा सा, ये टिन एबे का जो कलेक्शन है, मतलब किस कलेक्शन में से लिया गया है जो कि वर्ड्सवर्थ का है, तो वह है लिरिकल बैलेड से लिया गया है टिन एबे। ठीक है जी, इसमें कोई राइम पैटर्न नहीं है, मतलब कि कोई राइम नहीं है, इस तरह का जो राइम दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब पीबी शैली का नाम पूरा है, देखिए पर्सी बिसे शैली, यानी पीबी शैली इसको शॉर्ट में कहते हैं, तो नाम भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि नाम भी पूछ दे।
देखिए तो ओजीमेंडियास लिखे हैं, ये ओजीमेंडियास एक एंशियंट किंग हुआ करता था, एक पुराना राजा था ओजीमेंडियास, उसी पे ये कविता है, ठीक है ना। हाँ, और शैली की इतनी, मतलब पीबी शैली इतने हुनर वाले थे, इतनी अच्छी कविता लिखते थे कि जहां कविता नहीं बनने वाला है वहां भी बना देते थे। अब देखिए ना ओजीमेंडियास कितना अजब शब्द है, उसे लिखने का काम कोई अच्छा शैली वाला ही कर सकता है, इसीलिए इसे लिखने का काम किसने किया है, पीबी शैली ने किया है। ये कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक व्यक्ति जो है पुराने किसी जगह का है, जो कि पुराना एंटिक जगह है वहां का है, वो मिलता है इनको और वो बताता है कि मैं जहां से आ रहा हूं ना, एक टूटी मूर्ति है वहां एकदम खाली रेगिस्तान में, उस मूर्ति का पैर है, उसका सर जो है बालू में धंस गया है, लेकिन उसका चेहरा आज भी बहुत कुछ कह रहा है। उस पे लिखा क्या है कि मैं जो हूं ओजीमेंडियास हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, यहाँ जितना कुछ दिख रहा है वो मेरा ही देन है। लेकिन संयोग की बात है उस रेगिस्तान में उस टूटी मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा ही कहानी है इसका, ठीक है ना। तो अब वही चीज है कि यहां इसका पब्लिकेशन डेट है 1880। देखिए इतना छोटा छोटा मैं समरी बता रहा हूं, जो लोग पहली बार ये सब सुन रहे होंगे ना उनको लग रहा होगा चलो भाई लगता है बेड़ा पार हो जाएगा, कुछ तो मिल जा रहा है। इसका राइम पैटर्न अब ध्यान रखिएगा, इसका राइम पैटर्न है ए बी देखिएगा, और ये सब एक ही साथ है, मतलब एक ही लाइन होगा, एक के बाद एक लाइन होगा। ए बी ए सी डी ई डी ई एफ और ई एफ, मतलब ई डी ई एफ। तो ये भी चैलेंजिंग है आपके लिए, याद रखना, इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसलिए आपको नोटिस करना पड़ेगा। जिसका जिसका लिखे उस पर विशेष फोकस आपका रहना चाहिए, जिसमें राइम स्कीम नहीं है उसका तो छोड़िए, गोली मारिए। देखिए इसमें कहा गया है कि ऑल पावर्स टेम्पोररी, ऑल पावर्स, या पावर्स कहने का मतलब है कि पावर इज टेम्पोररी, मतलब सारा जो पावर है ना वो टेम्पोररी ही होता है, कोई भी मतलब आपके मर जाने के बाद फिर वो खत्म है ना। तो कहानी से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए जरा सा। अब किड्स के लिए आ जाइए, किड्स ने क्या लिखा है जी, ऑड लिखा है, ऑड मतलब होता है गाना, ठीक है जी। ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये ग्रेशियन अर्न मतलब क्या है, ग्रेशियन मतलब ग्रीस, अर्न का मतलब एक सुराही होता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, और आपको पता है कि मिट्टी का बर्तन रख दीजिएगा ना तो उसमें छोटे छोटे कीट फतिंगे लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, अंदर वो देखिएगा तो एकदम मकरा का जाल लग जाएगा और कीट फतिंगा लग जाएगा। तो किसने लिखा है अर्न को, तो किट साहब ने लिखा है, यानी जॉन किट ने लिखा है, इनका पूरा नाम है जॉन किट, ठीक है जी। इसका पब्लिकेशन डेट है 1890। इसकी कहानी क्या है, तो भैया उस अर्न की खूबसूरती की बात करता है, उसकी हिस्ट्री की बात करता है, और इसको इंसान से जोड़ते हुए कहता है कि लाइफ डेथ जो है इंसानों में ही है, ये अर्न जो है सदा अमर है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ कविता है, ठीक है। इसमें जो है आपको सिंपल सा राइम पैटर्न मिलेगा ए बी, ठीक है, समझ गए। आइए जरा सा हम आपको कविता और उसका राइटर नाम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपका हो जाए कुछ कल्याण। टिंटन एबे यानी सॉरी टेनिसन, टेनिसन यानी इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। ये ब्रेक 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 लिखे हैं, क्या लिखे हैं जी, ब्रेक 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 लिखे हैं। और मैं कहूंगा कि अगर कोई इंसान टेंशन में होगा तो वो ब्रेक ब्रेक करेगा, मतलब चीजों को तोड़ेगा, क्या करेगा जी, चीजों को तोड़ेगा, तो वही है। इस कविता की शुरुआत होती है नदी के किनारे खेल रहे एक लड़के से जो कि पत्थर पे कुछ फेंकता है, तो वो कहते हैं कि भैया मार के तोड़ डालो उसको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ ब्रेक एक और चीज है, एक सिंबॉलिक मतलब सिंबॉलिक टर्म है कि वो चाहते हैं, उनका जो एक दोस्त है, उनका दोस्त है जिसका नाम है, उनका एक फ्रेंड है देखिए यहाँ पे जिसका नाम है हेलन, हेलन नाम है, अर्थर हेलम करके नाम है, वो मर चुका है। और अब चूंकि मर गया है कोई व्यक्ति, उस पर अगर कुछ लिखते हैं उसको हम कहते हैं एलिजी, क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं एलिजी, शोक गीत, ठीक है। तो ये एक तरह का एलिजी है, शोक गीत है, उसी पर लिखे हैं। उसकी यादों को वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसकी जब जब याद आती है, इसको इनको दिक्कत होता है, तो नदी के किनारे चले जाते हैं और उनकी यादों को तोड़ना चाहते हैं, नई नई जो वहां चीजें दिख रही है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीजें फीकी पड़ जाती है और बार बार इनका जो दोस्त का याद है वो आ जाता है। तो उसी से रिलेट होकर ये जो है आपका ब्रेक 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 है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, इसका राइम पैटर्न आप देख लीजिए, ए बी सी बी डी ई एफ। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मैं पूरा बना के ही दम लूंगा। अर्नोल्ड का है स्कॉलर जिप्सी। अर्नोल्ड साहब जो थे ना वो ऐसे ही कविताएं लिखते थे, स्कॉलर जिप्सी, ध्यान रखिएगा। अर्नोल्ड के लिए हम यहाँ क्या ट्रिक लगा, आप भी कुछ ट्रिक लगा लीजिएगा, यहां मैं छोड़ देता हूं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनका नाम है, इन्होंने लिखा है स्कॉलर जिप्सी। अब स्कॉलर जिप्सी किसकी कहानी है, तो इनका एक दोस्त हुआ करता था कि स्कॉलर था, विद्वान था, वो ऑक्सफोर्ड की पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया और कहां चला गया, सुनने में आया है कि ऑक्सफोर्ड की पहाड़ियों में वो घूमता रहता है, यानी जिप्सी का काम होता है घूमना, जिप्सी लोग जो होते हैं वो घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वही से इंस्पायर होकर ये टाइटल है आपका स्कॉलर जिप्सी, ठीक है।
इसमें कहा गया कि फर्स्ट 200 लाइन्स ही आपको पढ़ना है, लंबी कविता है। अब उतना भी कौन पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा। 1853 ये पब्लिकेशन डेट है इसका। इसका जो है आपका ए बी सी बी सी ए डी सी डी और सी डी इसका राइम पैटर्न है। ठीक है जी। स्ट्रगल टू फाइंड बैलेंस इन लाइफ की बात करते हैं ये। इसका थीम जो है स्ट्रगल टू फाइंड, इन जिंदगी में बैलेंस कैसे आएगा, हैप्पीनेस कैसे आएगा, इसकी बात करता है ये कविता। ठीक है जी। WB एट्स द सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग जो है वार के बाद की स्थिति को बताता है, सेकेंड वार के बाद की स्थिति को बताता है कि सेकेंड वार के बाद जो है लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई नया इनकारनेशन होगा, अवतार होगा जो कि सब कुछ ठीक कर देगा। अक्सर हर देश में किसी न किसी को लगता है, जैसे कलयुग में हम लोग को लग रहा होगा कि कलयुग का समाप्त कैसे होगा, कोई भगवान का अवतार आएगा, ऐसा समथिंग इस सेकंड कमिंग में कहा गया है। सेलिंग टू बिंजेंटियम जो है, बिंजेंटियम एक जगह का नाम है, वहां जो है एक व्यक्ति जाता है सुख की प्राप्ति के लिए, कह सकते हैं पीस के लिए या समथिंग ऐसा ही कुछ है। और वो कहता है नौजवानों को कि नौजवानों को हमसे सीखना चाहिए कि हम लोग किसी और दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग किसी और चीज के तलाश में हैं, उनका जो है आज का जिंदगी जो है मौज मस्ती में कट रहा है। तो ऐसा ही कुछ कविता है। इसका कोई राइम पैटर्न नहीं है पहला वाला का, यानी इसका कोई राइम पैटर्न नहीं है। इसमें एक राइम पैटर्न मेंशन हुआ है, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी है, देख लीजिए यहां तक, और सी सी है। ठीक है जी। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे जी, WB एट्स वाला जो सेकंड कमिंग है। अब देखिए ना, WB एट्स यानी सेकंड कमिंग, ये दो कविता लिखे, इनकी दो कविता का जिक्र है, दो कविता का जिक्र है, इसलिए इनको थोड़ा सा स्पेशल दर्जा दे दीजिएगा, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। WB एट्स दो कविता लिखे हैं, दो कविता का जिक्र है, लिखे तो और भी है लेकिन दो कविता का जिक्र है, इसमें मैं कोई ट्रिक अभी फिलहाल नहीं दे रहा। T.S. एलियट, देखिए एलियट साहब के लिए, एलियट साहब का एक और कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, आप लोग पढ़े होंगे 12th में मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। उसके लिए हम बताए थे बच्चों को याद करने का तरीका कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट यानी कैट के बारे में कोई कविता लिखेगा वो इडियट ही होगा। एलियट साहब के लोग अगर सुन रहे होंगे हाँ तो माफ करेंगे, लेकिन इलियट कहने का मतलब इडियट, इडियट यानी मूर्ख। अब कैट के बारे में कोई कविता लिखेगा वो इडियट होगा। लिखना है तो लव के बारे में लिखो ना, फूलों के बारे में लिखो, मौसम के बारे में लिखो, कैट के बारे में क्या पढ़ा है। अब यहां है भैया हॉलो मैन। आप कहेंगे कैट क्यों समझा रहे हैं, हॉलो का मतलब होता है खोखला, जिसके अंदर कुछ ना हो, एकदम भूसा भरा हो, खोखला आदमी, समझ रहे हैं ना, बुद्धि नहीं है उसके अंदर। तो इंसान जो है खोखला हो गया, इस कविता में कहा गया है, इस कविता में कहा गया है कि इंसान जो है खोखला हो गया। वार के बाद की जो स्थिति है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, हर किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई किसी के दुख सुख में शामिल नहीं है, खोखला हो गया है, इंसानियत खत्म हो गई है। अब बताइए हॉलो मैन, खोखला आदमी, अब खोखला आदमी है तो उसके बारे में क्या लिखना है, उसके बारे में लिखने वाला कोई इडियट ही होगा। सो यहाँ T.S. एलियट ने क्या लिखा है जी, हॉलो मैन लिखा है। कितना पब्लिकेशन डेट है 1925। इसमें भी रिदम राइम नहीं है, ये फैथलेसनेस और सोशल डिक्लाइन को दर्शाता है, कल्चरल डिक्लाइन मतलब गिरावट को दर्शाता है, फैथनेस मतलब आस्था। ठीक है जी। चलिए उसके बाद मतलब आप देख रहे हैं ना T.S. एलियट का पूरा नाम क्या है जी, और इसके ऊपर वाला WB एट्स का पूरा नाम क्या है जी, तो विलियम बटलर एट्स और थॉमस स्ट्रीम एट्स, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। कविता का होने वाला है बेरा पार, वो भी ब्रिटिश कविता। अब देखिए तो फिलिप लर्किन का कविता है चर्च गोइंग यानी चर्च जाने की बात कर रहे हैं। चर्च जाइए भैया, भगवान पे विश्वास रखिए, मंदिर जाइए, सबका कल्याण हो जाएगा, इसलिए चर्च गोइंग वैसा ही कुछ है उस कविता में। ठीक है जी। फिलिप अब भैया फिलिप लर्किन जो है, फिलिप खासकर किसी पोप का भी नाम होता है ना, ज्यादातर पोप पादरी का नाम होता है, तो आप उससे कनेक्ट कर लीजिए कि पादरी लोग कहाँ रहेंगे जी, चर्च में रहेंगे। तो फिलिप लर्किन क्या लिख रहे हैं, चर्च गोइंग लिखे हैं। पब्लिकेशन जो है 1954 है। इसमें भी राइम पैटर्न है ABAB CA DC DCD कह दीजिए, तो ये राइम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या है जी, लेस डिसीव्ड मतलब धोखा कम धो, यानी मंदिर जाइएगा, भगवान पे विश्वास कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके साथ बुरा होने वाला भी होगा तो अच्छा होगा। रिलीजन की बात की गई है, वर्शिप की बात की गई है, मतलब इसका थीम है ये। ठीक है जी। अब चलिए यहाँ पे मुख्य चीज आपका राइम पैटर्न सबसे पहले उखड़ के आता है, राइटर और उसका रचना उखड़ के आता है, पब्लिकेशन डेट, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए याद करने की। अब देखिए सीमस हीनी पढ़ते हैं इसको, सीमस हीनी। अब क्या है ना, हीन काम कीजिएगा यानी बुरा काम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा जी, पनिशमेंट मिलेगा। हीन मतलब होता है बुरा, तो हीन से आप कनेक्ट करिए, हीन काम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा जी, पनिशमेंट मिलेगा। अब पनिशमेंट क्या है जी, तो पनिशमेंट जो है वायलेंस
वन डेड बॉडी। अब यहां जो है देखिए हमने याद रखने के लिए लिख दिया है कि एक डेड बॉडी की खुदाई, मतलब खुदाई के दौरान डेड बॉडी मिलती है, तो वो कहते हैं कि ये बहुत पुरानी कोई डेड बॉडी है, जरूर इसने कोई गलती काम किया होगा, इसलिए इसे पनिशमेंट मिला होगा और इसका ये हाल है। और कहते हैं कि वो किसी महिला का हाल है, महिला का डेड बॉडी है, ऐसा कुछ कविता में कहा गया है, सिंबलाइज किया गया है हर से, तो वो होगा। अब उस पर कोई ना कोई वायलेंस हुआ होगा, ठीक है जी। हाँ, अब इनका जो ये कविता है पनिशमेंट, ये नॉर्थ नाम के इनका एक कलेक्शन है, उसी से लिया गया है, नॉर्थ वही है, इसमें कोई राइम पैटर्न नहीं है, ठीक है जी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जो है पोइट्री समझ में आया होगा। जितना जरूरी है मैंने बताया। इन ऐसे चीजों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि ब्रेक 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 क्या है, एलिजी है, समझ रहे हैं ना, लव पोएम है, ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है, तो चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। बाकी जितना बात मैं बता रहा हूं, एक एक बात आपके पेपर के लिए बता रहा हूं, कोई फालतू बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कमेंट वाला कोई झंझट नहीं है। इसलिए आराम से एकदम शांति करके, और वीडियो को तेज करके मत देखिएगा, क्योंकि तेज तो मैं खुद हूं पढ़ाने के क्रम में, और फिर आप तेज कीजिएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि इतना तेजी से आप देखिए तो लगभग 15 के आसपास पढ़ लिए। अब आ जाइए ब्रिटिश ड्रामा में, और ड्रामा में भी हम लोग ड्रामा करेंगे और मजा आएगा। देखिए तो जरा सा बच्चों का बार बार कमेंट था कि सर हम लोग के लिए कुछ कर दीजिए। देखिए ना, बहुत कुछ कर दिए, इतना तो कोई नहीं करेगा यूट्यूब पे, कोई कर भी नहीं सकता है, करने के लिए बैठना पड़ेगा बाबू। ये मेहनत आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज कलम से लिखा गया। टाइप मैंने नहीं कराया क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, और टाइप होता उससे अच्छा कहीं है ये। आइए जरा सा देख लीजिए, ब्रिटिश ड्रामा की बात करते हैं जी। ब्रिटिश ड्रामा में देखिए सबसे पहला दिया गया है क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा, जिसको है नाम है डॉक्टर फॉस्टस। क्या नाम है? अब ब्रिटिश ड्रामा में क्या याद रखना है आपको, तो राइटर का नाम तो याद ही रखना है, प्ले का भी नाम याद रखना है। ड्रामा कहने का मतलब नाटक, जिसको हम प्ले भी कह सकते हैं। उसका पब्लिकेशन डेट तो एनी हाउ याद रखना है, पोइट्री का छूट भी जाए लेकिन इसका याद रखिएगा, टारगेट में ही रहेगा। वो कैसा कविता है, उसका जॉनरे क्या है? जॉनरे कहने का मतलब वो कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, उसमें दुख की बात की गई है, सुख की बात की गई, रोमांस की बात की गई, क्या चीज की गई है, वो जॉनरे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जॉनरे क्या है, तो ये ट्रेजिकल हिस्ट्री है। ट्रेजिकल मतलब हिस्ट्री कहने मतलब पास्ट का कोई राजा महाराजा का कहानी होगा, पास्ट की कोई घटना होगी। और ट्रेजिकल कहने का मतलब ट्रेजेडी समझ लीजिए, ट्रेजेडी का मतलब जिसका अंत मौत से होता हो, जिसके अंत में लगभग कैरेक्टर मर जाते हो, उसका जो प्रोटेगनिस्ट है वो भी मर जाता हो। प्रोटेगनिस्ट कहने का मतलब हीरो भी मर जाता हो, हीरोइन भी मर जाती हो, उसको कहते हैं ट्रेजेडी, ठीक है जी। हाँ, अब ये इसमें जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर फॉस्टस ही है, ठीक है ना। तो अगर कहता है कि डॉक्टर फॉस्टस का मुख्य कैरेक्टर कौन है, तो आपको दूसरा कुछ नहीं मारना है, तलाशना है उसमें डॉक्टर फॉस्टस मिलेगा, वो मारना है। इसमें ऐसे और भी कैरेक्टर है, इतने कैरेक्टर है कि यहां तो जगह भी नहीं मिलता। एक एक मेन कैरेक्टर को मैंने यहां जगह दिया है। तो डॉक्टर फॉस्टस के ही आगे पीछे ये कहानी घूमती है। डॉक्टर फॉस्टस जो है सभी तरह की पढ़ाई करते हैं, विद्वान हो जाते हैं, लेकिन उनको ये दिक्कत रहता है कि वो किसी को अपने बस में नहीं कर सकते। तो फिर वो जादू टोना सीखना चाहते हैं कि भैया जादू टोना सीख लेंगे तो जो है हम किसी को बस में कर देंगे। वैसे ही इविल मतलब कि बुराइयों से मुलाकात होता है उनका जादू टोना के क्षेत्र में, तो वो लोग शर्त लगाते हैं कि ऐसा होगा तो मैं तुमको अंत में नर्क में लेके चला जाऊंगा, मतलब मार दूंगा, समझ रहे ना, और अंत में इनका मृत्यु भी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इन्हीं पर आधारित ये है। तो समझ गए जी। इसका पब्लिकेशन डेट ये ट्रेजिकल है, ये ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, और ये फॉस्टस की ही बात है, मतलब ये डॉक्टर फॉस्टस इसमें खुद एक कैरेक्टर है, ठीक है जी। हाँ, ये जरा सा उसके बाद क्या कह रहा है, शेक्सपियर साहब की, शेक्सपियर का ऊपर भी था इन ओल्ड एज, यहां भी है, तो चीजों को कनेक्ट कर लीजिएगा। शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर का एक ही नॉवेल का नाम दिया है, वो भी है मैकबेथ। मैकबेथ भी एक ट्रेजेडी है, यानी इसमें भी जो है ना सब लोग मर जाता है। अब ये मैकबेथ इसमें कैरेक्टर ही है, जान लीजिए। मैकबेथ जो है एक तरह का कह सकते हैं कि सैनिक नहीं है, वो एक तरह का मंत्री है किंग डंकन के राज्य में, या फिर कहते हैं सबसे मुख्य सेनापति है, जिसको बहुत सारी चीजों से नवाजा भी गया है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ा है वो किंग डंकन के लिए। लेकिन इसको जो है कुछ चुड़ैलें मिलती है, बुरी आत्माएं मिलती है, और कहती है कि तुम में राजयोग लिखा हुआ है, तुम एक दिन राजा बन जाओगे, और उसी के चक्कर में पड़ के वो किंग डंकन को मार देता है। उसमें एक लेडी मैकबेथ भी है, एक मैकबेथ हो गया, एक लेडी मैकबेथ भी, उसकी पत्नी, जो इसको बार बार कहती है कि मार दो भाई मार दो, तुम राजा बन जाओगे, मैं रानी बन जाऊंगा। औरत के चक्कर में आके वो राजा को मारता है, अंततः वो भी मारा जाता है। जी हाँ, अंततः वो भी मारा जाता है, जिसको मारने वाला होता है मैकडफ। कैरेक्टर से मिसमैच नहीं कीजिएगा, मैकबेथ है और ये मैकडफ है,
ठीक है, मतलब राजा भी मारा जाता है, राजा को मारने वाला भी मारा जाता है। अब कहेगा किंग डंकन को किसने मारा, तो मैकबेथ ने मारा। मैकबेथ को किसने मारा, तो मैकडफ ने मारा। समझ में आया ना। लगभग कैरेक्टर को जो है यही मारने का काम करता है, लगभग कैरेक्टर को ये मारने का काम करता है, इसको मारने का काम ये करता है। तो चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। हाँ, लगभग मैं इसका समरी बताते चल रहा हूं। देखिए तो अफरा बेन एक महिला है, महिला राइटर है। इन्होंने लिखा है द रोवर। द रोवर क्या होता है, रोवर का मतलब क्या होता है, तो रोवर जहाज वगैरह पर घूमने वाला या जहाज के कैप्टन को कहते हैं, जैसे पानी के जहाज के कैप्टन को कहते हैं। इसमें रोवर का कैरेक्टर निभाया है एक व्यक्ति जिसका नाम है विलमोर। विलमोर जो है रोवर का कैरेक्टर निभाया है। ये एक लव पे आधारित है, मतलब इसमें समझिए तो कॉमेडी है, ये तो कॉमेडी है, लेकिन इसमें लव यानी प्यार मोहब्बत की बातें, इसका उसके साथ चक्कर, उसका इसके साथ चक्कर। इसमें जो है मुख्य भूमिका में फ्लोरिडा मिलेगी और हेलेना मिलेगी। फ्लोरिडा, हेलेना, ध्यान रखिएगा। अब फ्लोरिडा का चक्कर जो है इससे है, बाद में शादी भी हो जाता है। हेलेना का चक्कर जो है इससे है, जो इससे बाद में शादी हो जाता है। ठीक है, हाँ, बाकी आप समझते रहिएगा। आइए तो जरा सा उसके बाद देखिए जरा सा विलियम कॉनग्रीव। विलियम कॉनग्रीव का जो ड्रामा है वो है लव फॉर लव। लव फॉर लव ये भी एक कॉमेडी है। क्या है जी, ये भी एक कॉमेडी है। अब देखिए जरा सा इसमें 5 एक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसमें कितना एक्ट है। जी हम इस चीज को मिस कर रहे थे और कहीं मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए अब मैं आपको मेंशन कर देता हूं। देखिए जरा सा इसमें भी 5 एक्ट है। कितना है, इसमें भी 5 एक्ट है। ध्यान रखिएगा, एक्ट यानी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, पर्दा गिरता है ना, पर्दा उठता है, तो हाँ, तो इसमें भी 5 एक्ट है। ठीक है जी, हाँ, पर्दा ज्यादा भी गिर सकता है लेकिन एक्ट आप समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसमें कितना एक्ट है जी, तो 5 एक्ट है। इसमें भी कितना एक्ट है, तो इसमें भी 5 एक्ट है। इसमें कितना एक्ट है, तो इसमें 3 एक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें भी 5 एक्ट हो गया, फिर इसमें भी 3 एक्ट है, ध्यान दीजिएगा। और यहां इसमें भी 3 एक्ट है, इसकी तो अभी बात नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला इन दोनों का 5 एक्ट, इसका 3, इसका 5, इसका 3। ठीक है, चलिए तो लव फॉर लव ये कॉमेडी है, 5 एक्ट है। और इसमें जो मुख्य भूमिका में है वो है एलन वैलेंटाइन, सॉरी वैलेंटाइन, जो बड़ा पॉपुलर वर्ड है, वैलेंटाइन है। और दूसरे तरफ जो है एंजेलिका है। ठीक है ना, तो कैरेक्टर तो आपका पता है, इतना एक बार जब पढ़िएगा तो कैरेक्टर एक दूसरे में घुस जाएगा, लेकिन कैरेक्टर को अलग अलग रखना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये एकमात्र पीडीएफ और ये वीडियो आप देख लेते हैं गंभीरता से ना, तो 30 से 40 नंबर या उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। बशर्ते दिव्य दृष्टि अपना खोल के रखिएगा, पूरा मतलब कह सकते हैं ना, अपनी सारी ज्ञान इंद्रिया खोल के रखिएगा। क्वेश्चन कैसे मूव कर रहा है, क्वेश्चन इसी के आगे पीछे नाचेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए क्या है जी, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इसमें 3 एक्ट है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। अब देखिए ना, इसको याद करने का जो तरीका है वो तो मैं आपको बता ही नहीं रहा, तो ये भी बताना आपके लिए तो जरूरी है, क्योंकि बच्चे याद कैसे रखेंगे। तो देखिए क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा डॉक्टर फॉस्टस। क्या लिखा है जी, डॉक्टर फॉस्टर। तो ये सबसे पहला है, सबसे पहला है, तो आपको इसको याद रखना होगा कि मार्लो साहब ने फॉस्टस लिखा है। क्या लिखा है जी, डॉक्टर फॉस्टस लिखा है। अब बताइए थोड़ा सा, हम इसको कहते हैं कि अगर कोई आपको मार लेगा, यानी आपको कोई मार देगा, मार लो, आपको कोई मार देगा, आपकी कोई मार लेगा, जो भी समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ अभद्र भाषा भी चलेगा, क्योंकि याद रखना है कम समय में। तो मार लेगा तो आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। यानी क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या लिखा है, डॉक्टर फॉस्टस लिखा है। ऑप्शन दिखेगा, आप समझ जाइएगा कि सर क्या बोले थे। ठीक है जी, अब देखिए मैकबेथ। मैकबेथ बड़ा ही पॉपुलर है, तो शेक्सपियर साहब ने मैकबेथ लिखने का काम किया, इसको याद रखिएगा। अफ्रा वेन, अफ्रा वेन जो है, अफ्रा वेन जो है रोवर। अब रोवर लिखने का काम किया है। इसमें क्या है, अफरा तफरी में जो है आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, ओवर चढ़ जाता है। अफरा तफरी, अफरा वेन मतलब अफरा तफरी जब होता है, लोग जब भाग रहे होते हैं, भगदड़ होता है, तो इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, यानी ओवर चढ़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो चीजों का याद रखने का ये तरीका है। विलियम कनग्रू लव फॉर लव लिखे हैं। क्या लिखे हैं जी, लव फॉर लव लिखे हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे जी, कॉन्ग्रियू रियू रियू, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इसको आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें मेरा अभी फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट लिखे हैं। अब देखिए ऑस्कर उसी को मिलता है ना
जो कि इंपॉर्टेंट काम करता है, महत्वपूर्ण काम करता है, या फिर कहे सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। अर्नेस्ट एक तरह का सुपरलेटिव फॉर्म है, और बेस्ट काम करता है मतलब सुपरलेटिव काम करता है मतलब बेस्ट काम करता है, उसी को ऑस्कर वगैरह मिलता है ना जी। हाँ, तो इससे याद रखिएगा, ऑस्कर वाइल्ड ने जो है वो अर्नेस्ट यानी बेस्ट काम वाला, यानी बेस्ट को डिनोट करने वाला, सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करने वाला मतलब वर्ड खोजेंगे तो इसी में है अर्नेस्ट। जीवी सॉ जो है कैंडिडा लिखे हैं। सॉ मतलब होता है, सा मतलब होता है देखिए, मतलब सा, अब जैसे सा SHOW, सो का सा होता है ना दिखाना, और कोई भी कब दिखाएगा, जब चीजें स्पष्ट होगी तभी दिखाएगा। तो कैंडिड का मतलब भी होता है स्पष्ट, और उसी से बना है ये कैरेक्टर कैंडिडा। ठीक है, हाँ, कैंडिडा कैंडिड से बना हुआ है। तो मैं एक बार इस पे काम कर लूं, उसके बाद फिर से आऊंगा इधर जहां तक छूटा था। तो आप कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, और कोई दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, जब चीजें स्पष्ट होगी। तो आप समझिएगा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या लिखा है जी, कैंडिडा लिखा है। देखिए तो यहाँ जॉन ग्लेसवर्दी ने जस्टिस लिखा है। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, और न्याय उसी के साथ होगा जो वर्दी होगा, लायक होगा। जो नालायक होगा उसके साथ तो न्याय हो नहीं सकता है, जो लायक होगा उसके साथ ही न्याय होगा। सो यहां भी इसका भी मामला जो है आप समझ गए। एलियट साहब ने, देखिए मैंने उधर कहा था कि एलियट साहब तो बड़ा मूर्ख इंसान है जी, वो इडियट है, और इडियट जो लिखता है वो लिखता है मैकेविटी द मिस्ट्रिकेट, हॉलोमैन खोखला आदमी के बारे में लिखता है, जिसमें लिखने के लिए लगता है कुछ नहीं है, मतलब मैंने अपना थॉट डेवलप किया याद करने के लिए। अब इन्होंने एक लिखा है मर्डर इन द कैथेड्रल। कैथेड्रल मतलब एक तरह से चर्च कह सकते हैं, तो चर्च में जो मर्डर हुआ है उसके बारे में लिख रहे हैं, और ये मुद्दा जो है थोड़ा सा गंभीर है, लिखना भी चाहिए। वो तो पुलिस का काम होता है, लेकिन इलियट साहब जो उसी में ढुक गए कि वही लिखेंगे। तो अब इलियट और इडियट से आप कनेक्ट कर लीजिए चीजों को कि इसको लिखने का काम यही किए हैं। अब जॉन ऑसबर्न जो है लिखे हैं लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगल, ऑसबॉर्न है ना जी। तो लुक बैक इन एंगर, अब मान लीजिए बॉर्न मतलब कहने का मतलब जन्म लेना, या फिर कहे तो बर्न मतलब जलाना। अब कोई चीज, अगर कोई व्यक्ति आपको जलाता है, बर्न का मतलब यहां बर्न से हम कह लेते हैं BURN होता है, लेकिन हम कनेक्ट कर रहे हैं, बर्न मतलब जलना, जलाना। तो कोई चीज अगर जलता है, कोई व्यक्ति आपको जलाता है, तो आप क्या करेंगे भैया, उसके तरफ कैसे देखिएगा, अच्छा तरह से एंगर में देखिएगा, गुस्सा में देखिएगा। तो ऑस्कर बॉर्न ने क्या लिखा जी, लुक बैक इन एंगर लिखा। अब देखिए साइमन बेकेट ने क्या लिखा जी, साइमन बेकेट ने लिखा है वेटिंग फॉर गॉडॉट, वेटिंग फॉर गॉडॉट। अब साइमन बेकेट तो कहते ना लोग बैठ जाओ भैया, बेकेट यानी बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ रहे हो तो बैठे, थोड़ा सा बैठिए, आ ही रहे होंगे, मतलब वेटिंग करवाने के लिए आपको क्या करते हैं लोग, बैठा देते हैं। तो बैकेट यानी बैठने से कनेक्ट कर लीजिएगा, चीजें याद हो जाएगी। आई थिंक हम इतना मेहनत किए हैं, आपको तो फायदा होगा ही। चलिए अब आज ये जरा सा, हम कहाँ थे, ये रोवर पढ़ चुके थे। अब देखिए विलियम का लव फॉर लव है, कॉमेडी है, ये भी हो चुका था। ठीक है जी, यहां तक आपको बता दिया कि इसमें भी आपका जो है 3 एक्ट है, 3 एक्ट है। ठीक है, हाँ 3 एक्ट है ऑस्कर वाइल्ड का, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसका पब्लिकेशन डेट है जी 1899। ये भी एक तरह का कॉमेडी है, ये भी कॉमेडी था, ये भी कॉमेडी था, ये जो है 2 एक ट्रेजेडी था। ठीक है जी, ये दोनों, ये भी कॉमेडी, ये कॉमेडी। तो ये भी पूछ सकता है कि क्या है, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है या ट्रेजेडी कॉमेडी है। तो ध्यान देखिए, ट्रेजी कॉमेडी आपस में मिला देगा ना, तो उसके लिए कॉमेडी के साथ मत जाइएगा, वो अलग चीज होगी यार। कॉमेडी जिसमें केवल कॉमेडी है, ट्रेजेडी जिसमें केवल ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी जिसमें ट्रेजेडी भी है, मारकाट भी है और ड्रामा भी है, जैसा अक्सर साउथ के मूवियों में होता है। ठीक है जी, हाँ, या लेकिन यहां तो केवल कॉमेडी की बात की गई है। कॉमेडी ऑफ मैनर इसमें खासकर रखा है, कॉमेडी ऑफ मैनर, अगर अलग से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वह है जैक, और इसमें अर्नेस्ट कैरेक्टर है। ठीक है जी, हाँ, इसमें जैक और अर्नेस्ट कैरेक्टर है। ठीक है ना, ये जैक और अर्नेस्ट एक्चुअली एक ही आदमी है, अलग अलग नाम नहीं है, इसलिए ऐसा रखा मैंने। एक ही आदमी है जिसका कभी नाम जैक होता है, कभी नाम अर्नेस्ट होता है। वो भेष बदल के अपना काम चलाता है। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी रहती है जिसमें वो भेष बदल के रहने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, हाँ, आइए उसके बाद है जीवी सॉ का कैंडिडा। कैंडिडा इसमें खुद कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं, एक महिला है। ठीक है ना, हाँ, उसका पति अच्छी नौकरी में है, लेकिन महिला के हुनर के हिसाब से उसको रेस्पेक्ट मिलता नहीं है। तो एक बार जब वो विदेश जाती है तो वहां से एक आदमी उसके साथ आता है, जो उसके घर का माहौल देखता है कि ये कैंडिडा जो है इस लायक नहीं है, इसका कद और ऊंचा होना चाहिए था इसके घर में, इसे और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, ये कुछ कर सकती है। तो वो आके कहता है कि कैंडिडा हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, अपने पति को छोड़ दो, क्योंकि तुम ये घर डिजर्व नहीं करती हो, इससे बेटर डिजर्व करती हो। लेकिन कैंडिडा जो है, मतलब राइटर ने यहाँ एक अच्छा चीज दिया है कि कैंडिडा जो है जब उसे आता है कि तुम मुझे यानी पति को चुनोगी या मुझे चुनोगी, ये मैटर जब आता है तो फाइनली अपने पति को चुनती है।
तो ये एक संस्कार को दिखाता है और राइटर इसे बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। सो इसमें कैंडिडा जो है मेन कैरेक्टर है। ठीक है जी, हाँ आ जाइए जरा सा ऊपर बढ़ जाए। अब कैंडिडा तो हो गया हमारा। टाइम तो लगेगा बाबू, बिना टाइम का तो इतना ज्यादा है। अब देखिए ना, बहुत जगह मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो मेन हमारा थीम है जिसमें बहुत ज्यादा दिया है ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश वाला और इंडियन वाला। मैंने अमेरिकन को लीव किया है, थोड़ा बहुत उस पर काम किया है, आप उस पर कर लीजिएगा समय होगा तो। आइए, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएगा इसलिए इस पर ज्यादा मैंने काम किया है। जॉन गेल्सवर्दी का जो है जस्टिस है। जस्टिस यानी मतलब होता है न्याय, ठीक है ना। ये क्राइम प्ले है, ठीक है ना, क्राइम प्ले है जिसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो रॉबर्ट कॉक्शन है और वह है रुथ हनीवेल। ठीक है ना, हाँ रुथ हनीवेल। उसमें एक और कैरेक्टर है जो कि इससे प्यार करता है, रुथ हनीवेल से, इससे भगा ले जाना चाहता है, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। ऐसे हनीवेल जो है वो शादीशुदा होती है, उसको भगा ले जाना चाहता है। तब आगे चल के उसके साथ न्याय होता है नहीं होता है, क्या मामला रहता है, उसी सब के बारे में लिखा गया है। और उस कैरेक्टर का नाम है फॉल्डर। क्या नाम है जी? फॉल्डर नाम है। तो ये भी एक याद रखने वाला विषय है। ये फॉल्डर एक अलग कैरेक्टर जो कि इससे लव करता है और इसे भगा ले जाना चाहता है। ये जो एक शादीशुदा महिला है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, टीएस एलियट का मर्डर इन कैथेड्रल। ये बड़ा ही अच्छा कहानी है, क्योंकि मर्डर होता है, एक व्यक्ति का मर्डर होता है तो ट्रेजेडी होगा, ठीक है जी। हाँ, थॉमस बेकेट नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि उस समय के राजा हेनरी टू, जो कि इंग्लैंड के राजा हैं, उनका विरोध करता है, उनकी बातें नहीं मानता, उनके अगेंस्ट में रहता है। तो फाइनली जो है हेनरी टू जो है इनका मर्डर करवा देते हैं। अपने 4 सिपाही, नाइट्स कहा गया है उनको भेज के, उनका भी अलग अलग नाम दिया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा कैरेक्टर है कि यहां मेंशन करना मुश्किल है और आपके लिए याद रखना भी मुश्किल है। तो इसलिए मैंने पॉपुलर कैरेक्टर को ही रखा है कि इनको मरवाने का काम कौन करते हैं जी? हेनरी टू करते हैं, ठीक है जी। हाँ, और मरवाने का काम हुआ, मार काट होगा तो ट्रेजिडी हो जाएगा। अब जॉन ऑसबर्न का है लुक बैक इन एंगर, और ये जो है 1956 में पब्लिश हुआ। सब पब्लिकेशन डेट मैंने डाला है। ये रियलिस्टिक प्ले है, एक सच्ची घटना पे आधारित एक प्ले है, ठीक है जी। जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर जो है इसमें मुख्य कैरेक्टर में है। जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर जो है लुक बैक इन एंगर के कैरेक्टर में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए तो साइमन बेकेट का जो है वेटिंग फॉर गॉडेट है, इसमें जो है 1952 है। ये ट्रेजी कॉमेडी है, ठीक है। ट्रेजी कॉमेडी का प्रचलन जो है उस दौरान, यानी 16वीं सदी के दौरान कह ले, कौन लेके आए थे? तो शेक्सपियर यही सब लेके आए थे। साइमन बेकेट, उससे पहले शेक्सपियर साहब भी लेके आए थे, उसके बाद ये लोग लेके आए। शेक्सपियर साहब पहली बार लेके आए। पहले होता था कि एक ट्रेंड चलता था, भाई कॉमेडी है उसमें खाली कॉमेडी रहेगा, ट्रेजेडी है मारकाट है उसमें केवल ट्रेजेडी रहेगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाया कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को एक साथ लेके आए। कौन? शेक्सपियर साहब पहली बार। इसलिए आगे क्रिटिसिज्म में एक जगह आपको मिलेगा कि प्रीफेस टू शेक्सपियर या ऑफ शेक्सपियर है, उसमें इसी की बात की गई है कि शेक्सपियर साहब पे लिखा गया है वो, और कहा गया कि शेक्सपियर साहब एक तरह से अच्छा भी थे तो बुरा भी थे। क्रिटिसिज्म का मतलब तो वही होता है किसी चीज के बारे में अच्छा बोलना बुरा बोलना। तो हम आगे बात करेंगे उस पर। चलिए, तो हम कुल मिला के हम लोगों ने लगभग 15-20 जो है ड्रामा और पोइट्री मिला के कवर कर लिया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? और कुछ तो लिखने के लिए आप मजबूर हो ही जाएंगे कि एक इंसान आया और एक दिन पहले जो है इतना कुछ बता के चला गया ना कि सब कुछ सीमा मतलब बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया, सब कुछ ऊपर ऊपर चला गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो इंसान, जो लड़का कल पेपर है आज इसको बढ़िया से कर लेगा ना, उसका तो बेड़ा पार तय है। लिटरेचर में उसको दिक्कत नहीं होगा, और ये भी दिमाग में नहीं रहेगा कि कुछ करके नहीं गए, बहुत कुछ करके गए हैं। देखते क्वेश्चन कैसे पूछता है, और ज्यादा डीप पूछेगा, गहराई से पूछेगा तो आप ही के लिए थोड़ी पूछेगा, सबके लिए पूछेगा। लेकिन ये ऊपर ऊपर से तो आपको सब कुछ मलाई मिल जा रहा है ना, तो मलाई का मजा लीजिए और कल एग्जाम में गर्दा उठाइए। चलिए, ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन की बात करें, नॉवेल वगैरह आएगा इसमें आपका, ठीक है जी। इसमें है जो डेनियल डिफोई का है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो पहला याद रखिएगा, डेनियल डिफोई साहब ने लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है जी। इसका पब्लिकेशन है 1790, और रॉबिन्सन क्रूसो जो है इसमें मुख्य कैरेक्टर में है, और यही जो है इनको भूत सवार रहता है रॉबिन्सन क्रूसो को। एक तरह से बायोग्राफी भी कह सकते हैं, नहीं सॉरी बायोग्राफी नहीं होगा, इसका नाम है बायोग्राफी तो तब होता ना जो डेनियल डिफोई के बारे में रहता, तो राइटर के बारे में तो नहीं है। इसमें मुख्य कैरेक्टर में ही है, मतलब कैरेक्टर का ही नाम टाइटल भी है। इनको भूत सवार रहता है समुद्री यात्रा करने का, बहुत बार समुद्री यात्रा करते हैं, 2-3 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बार अफ्रीका पहुंच जाते हैं, वहां उनका किडनैप हो जाता है, किसी तरह भगा के भागते हैं, फिर किसी आइलैंड में चले जाते हैं जहां पे कोई रहता नहीं है, अकेले जो है गुजर बसर करते हैं, लेकिन अपने साथ गोला बारूद लेके गए हैं,
सो वहाँ जब आदमखोर लोग पहुंचते हैं तो उनसे उनका सेफ्टी होता है। उसी दौरान उनको एक व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम होता है फ्राइडे। एक्चुअली उसका नाम फ्राइडे नहीं था, ये फ्राइडे नाम रख देते हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन उनको मिला था, तो वो कुछ नहीं समझ में आता है तो उसका नाम फ्राइडे रख देते हैं। और वो दोनों जो है वहाँ रहने लगते हैं। बाद में धीरे 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 करके ये फ्राइडे इनको मास्टर करके बुलाता है, वो इनको चेला बुलाते हैं, मतलब चेला बन जाता है। धीरे धीरे करके लोग जो है जहाज़ों से पहुंचते हैं, समुद्र का किनारा रहता था पहले, आपको पता है, तब जाके ये जो है हमारे इंग्लैंड में आ पाते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी है। प्रोग्रेस की बात की गई है कि इंसान जब चाहे तो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, जैसा कि ये बार बार जहाज से गए, मतलब समुद्री यात्रा में जहाज डूब गया, खराब हो गया, वापस आए, फिर गए, हार नहीं माने। और आगे बीच में जो है जब वो एक आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं रहता है, तो धीरे धीरे रिलीजन को मानने लगते हैं। अपने साथ बाइबल ले गए हैं, बाइबल के रोज एक एक पढ़ने पढ़ते, कहते हैं कि जितना दिन रहूंगा मैं एक एक पन्ना पढ़ूंगा, और ऐसे करके अपना जीवन बिताते हैं। तो यहाँ रिलीजन ना लिखे, मैंने शॉर्ट में गॉड लिखा है कि गॉड पे उनका बिलीव बढ़ जाता है। ठीक है जी, चलिए। जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो है, इसमें प्राइड का संकेत जो है ना लड़का है। लड़का कहने का मतलब कौन है? ये है, ये मिस्टर फिट्जविलियम डार्की नाम इसका पॉपुलर है। तो फिट्जविलियम डार्की जो है प्राइड का सिंबल है। और ये प्रेजुडाइस का सिंबल कौन है? तो एलिजाबेथन बेनेट जो है। अब क्या है ना, एलिजाबेथन बेनेट शुरुआत में जो है इसको नहीं चाहती है, बाद में चाहने लगती है, तो बाद में पता चलता है कि किसी और लड़की से बात करता है, तो इनमें पक्षपात आ जाता है, तो वो हो गया प्रेजुडाइस। और जब ये इनको चाहती है तो ये भाव देता है बेनेट को, थोड़ा सा मतलब कि नोटिस ही नहीं करता है, तो ये समझती है कि भैया बड़ा प्राउड ही लड़का है, तो वो उसके लिए आया है प्राइड। और इनके बीच की कहानी है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें, ठीक है ना, मोटा मोटी मैं आपको बता दिया। पब्लिकेशन डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जेन ऑस्टिन का है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। अब जेन ऑस्टिन ने लिखा हमारा प्राइड एंड प्रेजुडाइस। इसमें कोई दिमाग लगाया याद करने का, शायद याद हो जाए, दिमाग लगाइएगा आप भी कुछ। चार्ल्स डिकेंस साहब का लिखा हुआ है ए टेल ऑफ टू सिटीज। क्या लिखा हुआ है जी? ए टेल ऑफ टू सिटीज। 1859 में लंदन वर्सेस पेरिस की कहानी है, ए टेल ऑफ टू सिटीज में। इसमें कौन कौन है जी? तो एक लंदन है और दूसरा पेरिस है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की कहानी है, या उसी दौरान लिखी गई कहानी है। उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे जर्विस लोरी है, और एक जो है डॉक्टर एलेक्जेंडर समथिंग नाम है, बेनेट नाम है उनका, एलेक्जेंडर बेनेट। उसकी बेटी है लूसी, ठीक है ना। तो ये अलेक्जेंडर बेनेट को जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एक जगह है जहां कैदी बना के रख दिया गया है, तो उनका जो नौकर होता है उनको बचा के जो है कहीं सेफ जगह पर रखता है। तो उसी को जो है ये जर्सी लोरी ले जाने जाते हैं, फिर लेके आते हैं, उसकी बेटी से मिलाते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है इसका, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो दो सिटी जो है वो है लंदन और पेरिस। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। लिखने का काम कौन किया जी? चार्ल्स डिकेन ने किए हैं। तो बड़ा पॉपुलर राइटर रहे हैं ये चार्ल्स डिकेन साहब। तो इनका तो ये लेखनी आपको खुद याद करना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आई थिंक जरूरत नहीं है। चलिए, एमिली ब्रोंटी लिखने का काम किए हैं वॉदरिंग हाइट लिखने का काम किया है उन्होंने। 1847 में ये लिखा गया। अब ये वॉदरिंग हाइट क्या है जी? तो ये एक जगह कह लीजिए या घर है, जहां एक जगह है जहां घर बना है, उसमें दो फैमिली रहती है, उसी दो फैमिली के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उस फैमिली में एक फैमिली का नाम है अर्नसॉ फैमिली कह सकते हैं, और ये लिंटन फैमिली है। तो दो फैमिली की कहानी पे ये आधारित है। ये एक जगह का नाम है, एक हाउस का नाम है कह सकते हैं, या जहां हाउस बना है वो जगह का नाम है उदरिंग हाइट, ठीक है जी। हाँ, उदरिंग हाइट। जॉर्ज इलियट, फिर जॉर्ज इलियट साहब है, वो टीएस इलियट अलग था, ये जॉर्ज इलियट साहब हैं। साइलस मैनर लिखे हैं, इसको सिलास मैनर भी बहुत लोग पढ़ते हैं, साइलस मैनर कह लीजिए, मार्नर कह लीजिए, मार्नर है, मैनर नहीं है, मार्नर है, ठीक है जी। अब इसकी जो पब्लिकेशन है वो 1861 है। साइलस मार्नर जो है साइलस मार्नर इसमें खुद कैरेक्टर के तौर पे आपको देखे जा सकते हैं। साइलस मार्नर जो है, जो कि फैथ मतलब विश्वास और करते हैं भगवान पे, अपने आप पे, और कहते हैं कि भैया अपने आप पे विश्वास, अगर इंसान को विश्वास है तो इंसान हर जंग जीत सकता है, आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ कहानी है इसका, ठीक है जी। थॉमस हार्डी की कविता है, थॉमस हार्डी का जो प्ले है, सॉरी नॉवेल, ये सब नॉवेल है, प्ले तो ऊपर खत्म हो गया है। द मेयर ऑफ देखिएगा कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये कास्टरब्रिज एक जगह का नाम है जहां के बाद में जो है ये मेयर बन जाता है। वो मेयर बनने वाला इंसान कौन है? तो माइकल हैंचार्ड है, ठीक है ना, हैंचार्ड। पहले जो है हैंचार्ड ऐसा नहीं था, उसकी पत्नी है सुसैन, ध्यान रखिएगा सुसैन। शुरुआत इसकी थोड़ी कहानी बता दूंगा कि ये मैंने माइकल
जो है यानी माइकल हेंचार्ड जो है अपनी पत्नी के साथ जो है, उसकी एक बेटी भी है, एलिजाबेथ करके कुछ नाम है उसका। तो वो बेटी के साथ वो एक पब में जाते हैं, वहाँ बहुत दारू शराब पी लेते हैं, और जो है एक व्यक्ति रहता है, उससे जो है बोली लगा देते हैं कि भैया मेरी पत्नी और बेटी को तुम खरीद लो, पैसा दे दो। वो इंसान खरीद भी लेता है और वो लेके चला जाता है, क्योंकि वो समुद्र में रहता था, समुद्री यात्रा करता था, वो लेके चला जाता है। जब इनका होश आता है तो उनको लगता है ये तो सब गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद वो लोग लौट के भी आते हैं, तब तक ये जो है अपना मेयर बन गए हैं। और मेयर बन गए हैं कहाँ के, दी कैस्टर ब्रिज के मेयर बन गए हैं, ठीक है ना। ट्रेजिक है, ट्रेजिक कहने का मतलब इसलिए क्योंकि अंत में मर जाते हैं। हैंचार्ड भी, ये भी मर जाता है अंत में अपने घर में, ठीक है ना। हुसैन भी मर जाती है बीमारी से, ठीक है, इसलिए इसको ट्रेजिक कहा गया है, ट्रेजेडी कह सकते हैं, ठीक है। इन लोगों का जो पूरा नाम है ये भी ध्यान रखिएगा। इनका जॉर्ज इलियट का पूरा नाम मेरी एने इवान जॉर्ज इलियट नाम है इनका, ठीक है ना। हाँ, ये महिला है। थॉमस हार्डी, तो लिखिएगा। डीएच लॉरेंस का नाम क्या है जी, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ठीक है ना। इनकी ये शॉर्ट स्टोरीज यहाँ जिक्र किया गया है, शॉर्ट स्टोरीज है। द फॉक्स जो है, द वाइट सॉकिंग जो है, शॉर्ट स्टोरीज है। फॉक्स जो है लालच का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, और वाइट सॉकिंग आई थिंक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। अब इसका जो है ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है ना। विशेष इसके बारे में कुछ नहीं। आइए जरा सा इसमें जो है आप स्टडीज ये भी फोकस हो सकता है। फ्रांसिस बैकन, ठीक है ना, इनका ऐसे दिया है। फिर यहाँ एम फोस्टर का ऐसे दिया है, जेडी गार्डियन का ऐसे दिया है, ठीक है जी। ऑफ स्टडीज एक ऐसे है, ऑफ स्टडीज करके। ऑफ स्टडी से आप समझ रहे होंगे बात पढ़ने लिखने की होगी, ठीक है ना। पढ़ते हैं हम किस लिए भाई, आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, अपने एबिलिटी को ग्रोथ करने के लिए, अपने इंटेलिजेंस को ग्रो करने के लिए हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या पर्पस रहता है, तो डिग्री लेना, ताकि कहीं काम आए वो। तो हम कह सकते हैं कि पर्पस क्या है पढ़ाई का, जो इंजॉयमेंट है, जिसको एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं। एबिलिटी को ग्रोथ करना, स्किल को ग्रोथ करना, तो अलग अलग वर्ड हो सकता है कि पूछ दे। आई थिंक ऑफ स्टडी किसको किसको डिनोट करता है, ऑफ स्टडी में किन किन बातों की बात की गई है, कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिले डिग्री लेने के लिए, ठीक है जी। व्हाट आई बिलीव, जो ये एक पर्सनल फैथ या फिर कन्फेशन है। कन्फेशन कहने का मतलब ये, व्हाट आई बिलीव जब लिखे तो उसमें बार बार ये कन्फेस किए हैं कि देखो भैया ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है ना, इसको मैंने काटा है कि ट्रेडिशनल बिलीफ्स को ये हैट करते हैं। मैं ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो है उसमें बिलीव नहीं करता, मैं खुद में बिलीव करता हूं, और जो मॉडर्न चीज है उस पर बिलीव करता हूं, जो पुरानी मान्यताएं चलती आ रही है। कोई कहती है कि भैया पति के साथ आग में जल जाओ, कोई कहता कुछ और है, कोई कहता कुछ और है, आदमी आदमी को मार रहा है, आदमी आदमी को सता रहा है। तो वैसे चीजों में मैं बिलीव नहीं करता। उसी चीज की कहानी व्हाट आई बिलीव में देखने को मिलेगा आपको, मतलब ऐसे में। ऑन सेइंग प्लीज, ऑन सेइंग प्लीज कहने का मतलब एक प्लीज कहना, किसी को प्लीज कहना मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना, या फिर अपने आप को काइंडली प्रेजेंट करना। ऐसा होता है ना, कब हम प्लीज कहते हैं, थैंक्स कहते हैं, तो कहते हैं कि अपने वाक्यों में, अपने लैंग्वेज में ये यूज करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला को भी अच्छा लगता है और आपको भी गुड फील होता है। तो ऐसा कहना चाहिए, इसी की बात इस ऐसे में है। उसमें इसलिए यहाँ प्लीज या थैंक्स मैंने लिख रखा है। इसमें एक घटना का भी जिक्र उन्होंने किया है कि एक लिफ्ट मैन है, लिफ्ट मैन समझ रहे हो ना, लिफ्ट में जो ऊपर आपको लेके जाता है, तो लिफ्ट मैन है, वहां एक आदमी पहुंचता है और कहता केवल यह है कि मुझे टॉप पे जाना है, केवल टॉप कहता है। तो लिफ्ट मैन जो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने प्लीज नहीं कहा। वो कहता है प्लीज कहो, लेकिन नहीं कहता है, तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तो उन्होंने बाद में ये कहा है कि भैया अब देखो, उसने प्लीज नहीं कहा तो उसको धक्का मार के निकाला गया, ये जो है गलत है, क्योंकि लॉ ऐसा कोई नहीं है कि आपको प्लीज कहना ही है। लेकिन कहते हैं हम क्यों हैं, क्योंकि अच्छा लगे, लेकिन कहना ही है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात है। अब इसमें केवल मैंने डेट मेंशन करके रखा है, आप डेट देख लो इसका, ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग है ये क्रिटिसिज्म। अब इसमें मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो फिलिप सिडनी है, उससे पहले एक आप देखे होंगे द स्कूल ऑफ एब्यूज लिखने का काम किसने किया था, वो मैंने मेंशन करके रखा है। द स्कूल ऑफ एब्यूज दो स्टेफन स्टेफन साहब ने द स्कूल ऑफ एब्यूज लिखा था। उसमें जो है उस दौरान के जितने भी ड्रामा लिखने वाले थे, पोएट थे, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इनका जो एलिजाबेथन टाइम जो है ना, एलिजाबेथन पीरियड जो है, उस दौरान के जो लोग थे वो ऐसा इसलिए थे क्योंकि उस समय के जो राइटर थे वो ऐसा थे, ड्रामेटिस्ट जो ऐसा थे, क्योंकि राइटर और ड्रामेटिस्ट पोएट ही नजरिया बदलते हैं, नजरिया में गिरावट लाते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। सो
बहुत सारे क्रिटिसिज्म उसमें द स्कूल ऑफ एब्यूज में था, उसी के डिफेंस में जो है इन्होंने लिखा द अपोलॉजी फॉर पोइट्री, और उसमें उन्होंने बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मान सकते हैं कि कुछ राइटर खराब होते हैं, सब ऐसा नहीं होते हैं, लिखने वालों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, आप जाके बढ़िया से पढ़ो, और बहुत सारी डिफेंस में बातें कही है उन्हें, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही कुछ है ऐसे, और मतलब क्रिटिसिज्म मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज के बारे में अच्छा या बुरा कहना, तो इसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल सब में है, अलग अलग चीजें हैं लेकिन लगभग सब में है। ये जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है साइमल जॉनसन का। साइमल जॉनसन ने शेक्सपियर के पूरे प्लेज का, पूरे सोनेट्स का जो है पूरा 9 साल अध्ययन किया। जी हाँ, 9 साल बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये लिखा, और इसमें उन्होंने बताया कि शेक्सपियर कितना हद तक महान थे, तो क्यों थे, उन्होंने क्या क्या चीजें अच्छी लिखी है, लेकिन क्या क्या चीजें जो है बुरी रह गई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। जैसे कि आप फिल्म वगैरह देखते हो ना, और जैसे फिल्म रिलीज हुआ उसके बाद आपको रिव्यू वगैरह यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ देखिए जो ये मिसिंग है, यहाँ व्यक्ति यहाँ दिख रहा था लेकिन तुरंत दिखा कि आगे चला गया। तो ऐसी चीजों को ड्रामा में भी उस समय भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे कि यहाँ जो दिख रहा है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में आई थिंक ऐसा ही कुछ बताया गया है उसमें, कि कहा जाता है कि मेरी नाव जो है समुद्र में फैली हुई है, तो मुझे इतना पैसा दे दो, मैं वापस आऊंगा तो दे दूंगा। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि भैया वो सारी नाव डूब गई। भैया नाव जब फैली हुई थी जहां तहां, तो समुद्री तूफान आया होगा तो कहीं एक क्षेत्र में आया होगा, पूरा समुद्र में थोड़ी आया होगा, एक बार में सब कैसे डूब गई। तो ऐसे ऐसे चीजों को वो लोग क्रिटिसाइज किया करते थे। ओवरऑल ठीक है, हम लोग समझ गए हैं, है ना जी। ओवरऑल हम तो बहुत कुछ समझ गए हैं। अब आज ये इंडियन पोइट्री पे दम लेने की बात है ना, थोड़ा सा पानी भेजिएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, है ना। बहुत कुछ मैंने आपको पूरा ब्रिटिश जो है समाप्त कर दिया, और आपके पास पीडीएफ होगा, आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ जो है लिंक नीचे दिया गया है वीडियो के नीचे, वहां जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। समय है तो पीडीएफ सामने रख के देखिए, मजा आएगा। ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए टेंशन फ्री होकर देखना है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक मिलने वाला है आपको। उसमें क्या होता है, कमेंट पढ़ना रहता है तो चीजें जो है इधर उधर हो सकती है, इंसान का जो है फोकस जो इधर उधर हो सकता है। देखिए जरा सा, इंडियन पोइट्री की बात हम कर रहे हैं। अब डेरोजियो पोइट्री लिखे, ये मतलब कविता का नाम ही है कविता, पोइट्री का नाम ही है पोइट्री, ठीक है जी। हाँ चलो भैया, तो पोइट्री लिखे तो ये तो पहला है ना, डरो मत, डरो मत डेरोजियो, डरो मत भैया, इनके पोइट्री का नाम ही पोइट्री है ना। कब पब्लिकेशन हुआ, तो इसमें पब्लिकेशन डेट मैटर नहीं करता है, नॉवेल और ड्रामा में ही पब्लिकेशन डेट आप लोग ज्यादा याद रखिएगा। यहां लिख दिए, बाकी जगह हम नहीं लिखे। ये एक सोनेट है, ये भी एक सोनेट है, मतलब दोनों जो एक सोनेट है, और सोनेट में आपको पता है कि 14 लाइंस होता है ना, 14 लाइंस होता है। इसमें देखिए, इसमें जो है इस सोनेट को, उसमें जो है आप देखे थे कि जो सोनेट्स था 14 लाइन वाला, स्पेंसर वाला या शेक्सपियर वाला, उसमें आपको यानी 3 जो है क्वारंटाइन देखने को मिला था, एक कॉपलेट देखने को मिला था। यहाँ जो है ऑक्टेव देखने को मिलेगा, सेस्टेट देखने को मिलेगा। ये ऑक्टेव सेस्टेट क्या है देखिए, तो यहाँ देखिए 4 लाइन को देखिए, यहाँ 4 है ना, 4 और इधर 4 एक साथ रखा गया है, तो इसको कहेंगे ऑक्टेव। और यहाँ जो है 6 लाइन को एक साथ रखा गया है, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखा गया होगा 6 लाइन लगातार, तो ये होगा सेस्टेट। तो आई थिंक लिटरेरी वर्ड है जो है, लिटरेरी टर्म जो है, इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हो रहे होंगे और चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये जो सोनेट है पोइट्री, ये एडोलेसेंट लाइफ को बताता है, यानी जब इंसान किशोरावस्था में रहता है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या चलता है, इसी पे बेस्ड है ये पोइट्री जो है डेरोजियो का। इनका पूरा नाम देख लीजिए जरा सा, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो हो सकता है नाम भी आपसे पूछ दे, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि भैया इसमें से इंडियन पोइट्री कौन है, इसमें से ब्रिटिश पोइट्री कौन है, और इंडियन पोइट्री और ब्रिटिश पोइट्री को मिला के ऑप्शन बना दे। इंडियन ड्रामा कौन है, ब्रिटिश ड्रामा कौन है, दोनों को मिला के ऑप्शन बना दे। तो ये सब चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। तारुदत्त लिखने का काम किया लोटस। अब देखिए तारुदत्त, तो अब इसको तोरू कह दे, तोरुदत्त, सॉरी तोरू है कहिए, तोरुदत्त लिखने का काम किया लोटस। तोरू मतलब तोड़ दे, अरे क्या तोड़े, तो गुलाब का फूल है ना, तो लोटस 1882 में है। ये भी एक सोनेट है, इसका राइम पैटर्न भी देख लीजिएगा, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है ना। और फिर अलग है ये सी डी डी सी, ये राइम पैटर्न है इसका, ठीक है जी। बाकी बहुत जगह आपको राइम पैटर्न नहीं मिलेगा, यही 2 सोनेट में आपको दिखा, बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है
वेयर द माइंड इज फ्री, वेयर द माइंड इज फ्री। अब देखिए टाइगर है, टाइगर अगर जंगल में है, मान के चलिए बाघ जो है अगर जंगल में है तो वो फियर, वेयर द माइंड इज फ्री नहीं, फियर, विदाउट फेयर, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां दिमाग जो है स्वतंत्र रहता है ना, दिमाग जो है स्वतंत्र रहता है। इसमें लोटस के बारे में कहा कहानी, तो लोटस के बारे में इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स बनाने की पूरा प्रयास किया गया है इस कविता में कि ये क्वीन ऑफ फ्लावर्स है, क्योंकि ये बहुत सारे, अब चूंकि हमारे ये जो है इंडियन है, तो इंडियन है तो वो कह रहे हैं कि लोटस जो है हर भगवान के नीचे आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सब फ्लावर्स में श्रेष्ठ है, पूजनीय है, तो इसे क्वीन ऑफ फ्लावर्स का दर्जा दिया जाए, लिली और रोज को हटाया जाए। बहुत दिनों से चल रहा है ये झगड़ा, ऐसा ही कुछ है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, अब देखो ना, फियर मतलब होता है डर। अब टाइगर को डर लगेगा क्या, टाइगर को तो डर लगेगा नहीं, तो आप कनेक्ट कर दो टाइगर यानी फियर, टाइगर यानी फियर को डर नहीं लगेगा। टाइगर साहब का एक और है, एक और है, एक और है इनका, आई थिंक इसमें है या ऐसे में है, ऐसे में है, हाँ ऐसे में आप यहां देखोगे तो आपको मिलेगा, ऐसे में यहां देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर का जाए द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। फिर से बात भाई, टाइगर भी है तो भैया फ्रीडम, उसको तो आजादी, ठीक है, तो फियर और फ्रीडम, फियर और फ्रीडम किसने लिखा जी, हाँ इनका जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो चीजों का ऐसे कनेक्ट कीजिएगा ना, और इस पर मैंने मेहनत किया है, काम किया है, तभी कनेक्ट कर पा रहा हूं। देखिए इसमें अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना लाइन है जी, तो 11 लाइन है, सब में नहीं, जिसमें कम है वही इंपॉर्टेंट है। देखिए फिफ्थ पोयम है इनका, जो कलेक्शन है पोइट्री का गीतांजलि, उसका ये 35वां नंबर पोयम है। कौन, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और इसमें कोई राइम पैटर्न नहीं है। दूसरा सरोजनी नायडू का देख लीजिए, द पेलेंक्विन बियरर, हाँ बियरर, बियरर, तो पेलेंक्विन का मतलब होता है डोली, डोली आप समझ रहे हैं ना, हाँ उठाओ रे डोली ले जाओ कहां, पिया मिलन की रुत आई, वही डोली। अब उस डोली को जो ढोने वाले हैं उनको कहते हैं बियरर। तो वही जो है आपस में गीत गाते जा रहे हैं, और वही कविता में बताया गया है कि हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को अपने कंधे पे रखे हैं, इसलिए हम लोग भी इंपॉर्टेंट है, हमारा वैल्यू भी कम नहीं है, समझ रहे हैं ना, हाँ। तो ये पेलेंक्विन बियरर, इसमें कितना लाइन है जी, तो 11 लाइन्स है। ये फर्स्ट पोयम है किसका, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की जो इनकी अपनी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, उसका ये जो है फर्स्ट पोयम है, ठीक है जी। इसका राइम पैटर्न ये है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए कमला दास, कमला दास का है जो द इंट्रोडक्शन, कमला दास का क्या है जी, द इंट्रोडक्शन है। अब कमला दास भी परिचय का मोहताज नहीं है आपका 12th में भी लिखी है ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये समर इन कलकत्ता लिखे है, क्या लिखे है जी, समर इन कलकत्ता, नहीं लिखे नहीं है, समर इन कलकत्ता जो है इनका जो है कलेक्शन ऑफ पोइट्री का नाम है, और उसी में से ये जो है एक है इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, फेमिनिज्म और इक्वल राइट्स की बात की गई है इस कविता में, यानी इंट्रोडक्शन में, ठीक है जी। इसमें कोई राइम पैटर्न नहीं है, ठीक है जी, हाँ। अब चूंकि ये कविता बड़ा है तो इसमें लाइन का चर्चा नहीं किया गया है, तो जिसमें लाइन का चर्चा किया गया वही आपके ध्यान में रहना चाहिए, वही टारगेट भी रहेगा एग्जामिनर का, सेटर का। तो निसीम, देखिए तो निसीम एजेकियल, एजेकियल है, निसीम एजेकियल ने लिखा क्या है जी, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब देखिए कील मतलब, अब कील कह दे, कील मतलब मार देना, और रात को जब स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, बिच्छू रात को काट लेगा तो इंसान क्या हो जाएगा जी, मर ही जाएगा है, इस इंसान जो है मर ही जाएगा। अब ये कहानी क्या है, तो इसमें का थोड़ा बहुत कहानी अगर बताएं, ये 47 लाइन्स है। ये सुपरस्टिशियस और साइंस को दिखाता है, मतलब जब रात को काटता है बिच्छू जो है एक इंसान को, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास में पड़ जाते हैं कि ये बुरा हुआ, क्योंकि बुरा हो सकता है होने वाला है, या बुरा हुआ क्योंकि बुरा किए थे इसलिए काट लिया। कुछ लोग साइंस के नजरिए से देखते हैं, तो इसीलिए ये मतलब साइंस एंड सुपरस्टिशंस पे बेस्ड है ये कविता, इसमें भी कोई राइम पैटर्न नहीं है। उसके बाद आ जाइए जरा सा, ए.के. रामानुजम, इनका पूरा नाम क्या है जी, तो अति पैते कह दे या अतिपेत, ऐसे ही कुछ नाम है, कृष्णा स्वामी रामानुजम, सॉरी इसको हम नहीं पढ़ पाए इसलिए, क्योंकि एटी पति या एटी पेटे कुछ भी हो, कृष्णा स्वामी रामानुजम स्ट्राइडर लिखने का काम किए, क्या लिखे हैं जी, स्ट्राइडर लिखने का काम किए हैं। और ये स्ट्राइडर जो है इनका जो कलेक्शन है द स्ट्राइडर्स, उसी में से एक कविता है। स्ट्राइडर्स एक जंतु होता है बड़े बड़े पैर वाला, हाँ उसी में 14 लाइन की कविता है, ठीक है जी, हाँ। अरुण
कोलत्कर जो है, अरुण कोलत्कर जो है द ओल्ड ओमेन लिखने का काम किए हैं। ठीक है जी, अरुण कोलत्कर जो है ओल्ड ओमेन लिखने का काम किए हैं। इसमें है कि ओल्ड ओमेन जो है जब ये जाते हैं एक जगह तो वहाँ ओल्ड ओमेन एक भीख मांगने वाली औरत रहती है, वो उनको मिल जाती है, उसी पे ये कहानी है। इसमें 10 स्टेंजा है, स्टेंजा पे फोकस किया गया है इसलिए ध्यान रखिए स्टेंजा, इसमें भी कोई राइम नहीं है। उसके बाद क्या है तो विक्रम सेठ साहब ने, सेठ लोग क्या कहते थे पहले, किसी भी दलित या छोटे लोगों को सटने नहीं देते थे, तो कहते लिटिल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। हाँ, तो विक्रम सेठ जो है एक लिटिल डिस्टेंस लिखने का काम किया, याद करने के लिए मैंने आपको बताया। इसमें भी कोई राइम नहीं है, ये टेम्पररी लव और रिलेशनशिप को दिखाता है, टेम्पररी लव और रिलेशनशिप। ये खासकर वैसे जगह पे, यानी एक बीच पे से शुरू होता है कि बीच पे जब हम लोग जाते हैं, लोग बीच पे सोए रहते हैं, तो नग्न शरीर में रहते हैं, तो वो चीज लव को भी दिखा रहा है, रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है, लेकिन वो लव जो है वो टेम्पोररी लव है, ऐसा ही कुछ है। तो वहां जो लोग कहते हैं कि भैया लिटिल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, कुछ ऐसा ही है इसमें। ठीक है, चलिए। सुजाता भट्ट का है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। अनवांटेड कहने का मतलब गर्भ से पहले, यानी बच्चा होने से पहले जो आजकल चलता है कि पता चल गया सोनोग्राफी करा के कि लड़का है या लड़की है, तो उसको मरवा दिया गया, तो वही अनवांटेड गर्ल जो रह गई थी बिना चाहत, मतलब नहीं चाहे लड़की रह गई, उसी का वॉइस है, वही वॉइस अपना कही है कि हमको माँ तुमने क्यों मार दिया, मैंने क्या किया था, है ना, ऐसा करके वो इसमें बताती है। तो इसमें है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट फीमेल फोस्टिसाइड, यानी भ्रूण हत्या जो औरतों का होता है, उसी के अगेंस्ट में ये कविता लिखी गई। इसमें भी कोई राइम पैटर्न नहीं है। चलिए, स्वीट 16 है ना, यूनिस या यूनाइस कह दे, डिसोजा का जो है स्वीट 16 है। स्वीट 16 मतलब वह 16 वर्ष का उम्र जो है बड़ा स्वीट है, उसमें लोगों का बड़ा ध्यान जाता है, सोसाइटी बड़ा अच्छा बिहेव नहीं करती है, तो उसी से लड़ाई और उसी से कॉन्फ्लिक्ट वाली ये कविता है। ठीक है ना, कि एक समाज में जो है सोसाइटी एक बच्ची को, एक लड़की को, एक वुमेन को कैसे पैदा करती है, मतलब पालन पोषण करती है, लोगों का नजरिया क्या रहता है, कैसे रहना चाहिए, उसी चीज की बात करता है। नो राइम है, इसमें राइम पैटर्न नहीं है। इसमें जो 18 लाइन आपको, मतलब 2 स्टेंजा है, जिसमें एक पहले स्टेंजा में आपको 30 लाइन और दूसरे स्टेंजा में 7 लाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, हाँ। अब चूंकि वीडियो इतना लंबा है, एक फोन आ रहा है बड़ा जरूरी, हम उठा नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर आएगा तो थोड़ा देखते हैं। उसके बाद देखिएगा जरा सा, उसके बाद विक्रम सेठ का हो गया, सुजाता भट्ट का हो गया, इसका हो गया। गुरुदास मुखर्जी, ये तो पटना यूनिवर्सिटी के रहे हैं, पहले प्रोफेसर रहे हैं। इनके पुत्र जो इंद्रवर मुखर्जी से, उनसे पढ़ने का मौका हमें भी मिला है, सौभाग्य मिला है, इनसे नहीं मिला, ये पहले थे। होली हॉक लिखे हैं। होली हॉक एक प्रकार का पौधा होता है जो कि मतलब चढ़ उड़ के कहीं भी अपना लता जो है बिखेर देता है, उसमें अच्छे अच्छे फूल आते हैं, तो वही जो है फ्लावर प्लांट की बात कर रहे हैं, और इसमें भी कोई राइम नहीं है। लव और एफेक्शन की बात जो है उसके माध्यम से वो दिखाने की कोशिश किए हैं कि कैसा लव है, एफेक्शन है, जो कि वो किसी में लपेट के जो है आगे बढ़ जाता है। ठीक है जी। आगा शाहिद अली, आगा शाहिद अली जो है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर लिखने का काम किए हैं। अली साहब से भी आप याद रखिएगा कि अली साहब जो क्या लिखे हैं जी, कश्मीर लिखे हैं, और अली मुस्लिम जो ज़्यादा लोग होते हैं वह कश्मीर में होते हैं, तो अली साहब जो कश्मीर का लिखे हैं, तो पोस्ट कार्ड उनका कश्मीर से, देश से आता है, वो विदेश में रहते हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर ये कविता लिखते हैं। उसमें एक कश्मीर की वादियों का छोटा सा स्टिकर लगा होता है, तो वो अपने कलेक्शन का नाम भी रख दिए हैं, जो कलेक्शन उन्होंने और सारी कविताएं लिखी। हाफ इंच हिमालयाज, जब चूंकि वो पोस्ट कार्ड पे वो जो स्टिकर है तो हाफ इंच का ही रहता है, तो हाफ इंच हिमालयाज। उसमें जो है लॉन्गिंग फॉर होम, मतलब लॉन्गिंग मतलब चाहत, इच्छा, जाने की इच्छा उनको जग जाती है कि घर पे जाएंगे, गांव पे जाएंगे, तो क्या वैसा ही होगा जो पहले था, जो मैंने छोड़ के आया था। तो ये कविता का थीम है, और इसमें 14 लाइन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद है ताबीज खैर का जो है साउथ दिल्ली मर्डर। ये कुछ बिहारी कपल पे ही बेस्ड है, ये साउथ दिल्ली में जो उनका मर्डर हो जाता है उसी पे है, मर्डर ऑफ ओल्ड कपल है, उससे भी कोई राइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन ड्रामा की बात कर लें, देखिए ये तो आपका ताबीज खेर वाला, ये तो 11th क्लास का ही है ना, 10वां नंबर पोएम। इंडियन ड्रामा कालिदास के लिए तो भैया एक लाइक तो बनता है ना। कालिदास साहब ने क्या लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। क्या लिखा है जी, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, बड़ा पॉपुलर है। और ये देखो मरीच कटिकम सुद्रक साहब ने लिखा है, और ये दोनों जो है संस्कृत में लिखा गया है। जी हाँ, संस्कृत में लिखा गया है, और संस्कृत का उपन्यास कह लीजिए, संस्कृत का महाकाव्य कह लीजिए, इन्हें कहा जाता है। ड्रामा ही है लेकिन बहुत गहराई है इसमें, इसलिए महाकाव्य कहा जाता है।
ये तो लगभग 250 साल पहले लिखा गया था। संस्कृत का है, ये दोनों संस्कृत का है, ये दोनों संस्कृत का है। इसमें शकुंतला और किंग दशयंत की कहानी है, आपको पता होगा शकुंतला और किंग दशयंत, है ना। चलिए, शकुंतला वही कौन थे, शुक्राचार्य कौन थे समथिंग, चलिए वो आप लोग जानिएगा। इसमें 7 एक्ट है, देखिए ध्यान से, ये ड्रामा है और ड्रामा है तो एक्ट की बात होगी, इसमें 7 एक्ट है, ठीक है ना। हाँ, इसमें मेन कैरेक्टर जो है शकुंतला और दशयंत, इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर को मैंने यहां शामिल किया। कालिदास को तो पहचानते ही होंगे ना, जिस पेड़ पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। हाँ, बाद में जब उनको काली जी के यहाँ वो अपना खून उनसे लगा हुआ शरीर लेके पहुंचे और काली जी का पूजा किए, कालिदास को खून चढ़ा, काली जी को खून चढ़ा क्योंकि काली जी के भक्त थे ये। काली जी खुश हो गई, बोले क्या चाहिए, तो ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे बुद्धि पे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो जाओ तुम जिस किताब को पढ़ोगे तुम्हारा हो जाएगा। और उसके बाद तो देखिए कमाल मचा दिया, ये कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिख डाले। सुदरक साहब ने मृच कटिकम लिखा है। मृच कटिकम का मतलब होता है मृच कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या गाड़ी, ठीक है ना। हाँ, ये भी संस्कृत का ही है, ये भी संस्कृत का ही है। और ये चारु दत्ता इसमें जो है, एक मिनट जरा सा एक फोन आ रहा है। देखिए जरा सा, इसमें मृच कटिकम, हाँ चलिए आवाज ठीक है। मृच कटिकम मतलब समझ गए, मिट्टी का खिलौना, ये संस्कृत का है। इसमें चारु दत्ता और अच्छा देखिए ना, वसंत सेना नाम है। और इसी से लगता है कि देवसेना भी आपको बाहुबली में देखने को मिला होगा। तो वसंत सेना और चारु दत्ता के बीच की ये कहानी है। चारु दत्ता एक पंडित थे, ऑलरेडी इनकी पत्नी थी, उसके बाद भी वसंत सेना एक कॉटिशियन थी, आप कह सकते हैं कि दरबार वगैरह में नाचने वाली थी, ठीक है ना। उनसे इनको प्रेम हो जाता है, बाद में ये लोग शादी भी करते हैं, दोबारा ये शादी करते हैं। इनका अपना परिवार पहले से था, बहुत बुद्धिजीवी इंसान थे। इसमें सकारा भी एक कैरेक्टर है जो कि विलेन का रोल प्ले किया है, ठीक है ना, एज ए विलेन दिखाया गया उसको। इसमें टोटल कितने एक्ट है जी, 10 एक्ट है, ठीक है। चलिए, विजय तेंदुलकर साहब का साइलेंस है। और तेंदुलकर साहब जो है, हमारे जो सचिन तेंदुलकर साहब थे वो साइलेंट रहते थे लेकिन वायलेंट शॉट्स खेला करते थे। तो अब तेंदुलकर साहब साइलेंट थे, इसलिए साइलेंट वर्ड आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा है इसको। द कोर्ट इज इन सेशन, इसमें साइलेंस का मतलब क्या है, इसमें जो कैरेक्टर है ना, इसमें ये मराठी उपन्यास है, ड्रामा है, ठीक है ना, जिसका जो है पब्लिकेशन जो है 1967 में हुआ। इसमें लीला बेंद्रे जो है एक कैरेक्टर है जो कि शादीशुदा नहीं है, उसके बाद भी इनके पेट में बच्चा रह जाता है, किसी का बच्चा रह जाता है, और उसी को लेके अब चूंकि ये लोग ड्रामा के अंदर ड्रामा है, मतलब ये लोग एक ड्रामा के कैरेक्टर है, ये लोग ड्रामा कहीं कहीं प्ले किया करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं और वो लोग जो है टारगेट करके लीला वेनरे को जो है कोर्ट में खड़ा कर देता है। ड्रामा के अंदर ये ड्रामा चल रहा है और उनसे वही सब चीजें पूछता है कि ये कैसे हो गया, तुम शादीशुदा नहीं हो, उसके बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होगा, बहुत सारे सवाल पूछता है। वो बाद में तंग होकर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कह सकते हैं कि बेहोश होकर गिर जाती है। और कुछ देर के बाद पता चलता है वो साइलेंट मोड में चली गई है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो वहीं से है साइलेंट, द कोर्ट इज इन सेशन, ठीक है ना। हाँ, ये 3 एक्ट का है, ठीक है जी। गिरीश देखिए तो जरा सा, गिरीश कर्नाड हायावदाना लिखे हैं, ठीक है ना। हायावदना इसका सही उच्चारण है, हायावदना। हाया मतलब होता है घोड़ा, वदन मतलब शरीर। अब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति आता है बीच में ही जिसका जो शरीर है वो आधा घोड़ा का और आधा इंसान का रहता है, मुंह जो है घोड़ा का रहता है और शरीर जो है नीचे वाला वो इंसान का रहता है। पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहता है कि मेरी माँ जो है मेरी माँ तो एक महिला मतलब इंसान है, लेकिन मेरा जो बाप है वो घोड़ा था। मतलब आप समझ रहे हैं ना कैसा रिलेशन रहा है पहले भी राजाओं लोग का, अब पहले भी, मतलब वही चीज है यहाँ पे। तो वहीं से निकल के हायावदाना है। अब इसमें और भी कैरेक्टर है जिसकी कहानियां हैं। इसमें देवदत्ता और कपिला है, ये कपिता नहीं है, कपिला है। ये देवदत्ता और कपिला जो है एक दोस्त कह लीजिए हैं, और ये दोनों का जो है ध्यान इसी पद्मिनी पे है। और अंततः ये लोग मतलब पद्मिनी को ये लोग चाहते हैं दोनों, कभी इसकी पद्मिनी होती है कभी इनकी होती है और यही चलता है। बड़ी छोटी सी है, 2 एक्ट है मात्र इसमें,
ठीक है जी। उसके बाद महेश दत्तानी का है फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन जो है गुजरात में दंगों से रिलेटेड है। ठीक है, गुजरात फैमिली की बात है जिसमें कुछ हिंदू फैमिली है, जिसमें आपको दक्षा और हार्दिका दिख रहा होगा, इधर आपको जावेद दिख रहा होगा, दो बच्चे हैं जिसमें जावेद है, बॉबी है। ठीक है ना, तो उस समय जो है दंगा फसाद होते रहता है और दंगा फसाद के बाद भी कहा जाता है कि एक बार बॉबी जो है कहीं पकड़ा जाता है, वहां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो जाके गाय का मांस फेंक देता है, यही सब बातें हैं। तो उसमें उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन इसलिए नाम रखा कि देखिए जब तक हम लोग अपना नजरिया नहीं बदलेंगे ना, तो ये सब हिंदू और मुस्लिम के बीच का राइट्स जो ये खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग को नजरिया बदलना पड़ेगा, इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। वो नजरिया बदलना और अपनी सोच को बदलना ही फाइनल सॉल्यूशन है, इस तरह का कुछ है इसमें। ठीक है जी, अब आ जाइए जरा सा प्रिस्क्राइब्ड एसी जो है अब दिया गया है, उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर ले। छोड़ा मैंने कुछ नहीं है, वीडियो तब चूंकि इतना बड़ा हो रहा है आप देखेंगे बढ़िया से नहीं देखेंगे, लेकिन आपके पास रहना चाहिए इसका पीडीएफ, तभी आप देख पाइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है ये तो आपको बता ही दिए थे कि द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है। ये फ्रीडम इन एन इनर आइडिया नॉट एक्सटेंडेड एक्सटर्नल, मतलब फ्रीडम जो है हम लोग के इनर आइडिया होना चाहिए, मतलब अंदरूनी रूप से हमको स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि बाहरी रूप से कि हाँ चलो भैया अब राज खत्म हो गया ब्रिटिश रूल का, हम लोग आजाद हो गए और मानसिक रूप से आज भी गुलाम है, ऐसी कुछ बातें की गई है इसमें। ठीक है जी, हाँ ये ऐसे है और ऐसे का कोई फिक्स पब्लिकेशन डेट नहीं दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ हटा दिया है। अब देखिए तो पंडिता रामाबाई विडोहुड लिखने का काम किए। बाई जो होता है ना, बाई कहीं नाचती है या फिर बाई जो है आप लोग का कोठा उठा पर रहती है, तो उनका कोई एक नहीं होता, उनके अनेक लोग होते हैं, तो उनको हम विडो भी कह सकते हैं। तो वही चीज से आप कनेक्ट करके याद रखिएगा, विडोहुड लिखने का काम किसने किया था, पंडिता रामाबाई ने लिखा था। इसमें जो है आपका कैरेक्टर है, सॉरी ये सती प्रथा पे आधारित है, सती प्रथा पहले जो होता था उसी को ये डिनोट करता, उसी पे आधारित है। ठीक है जी, हाँ जिसमें बताया कि मतलब पहले वो कहती है, उसमें मनुस्मृति वेद को भी कोट करते हुए कहती है कि इसमें ही ऐसा कुछ लिखा गया है कि पति मर जाए तो पत्नी को आग में जल जाना चाहिए, ये कितना बुरा है उसी को, यानी फेमिनिस्ट थी ये, महिलाओं के हित में आवाज उठाया करती थी। ठीक है, विवेकानंद साहब का भाई इंडिया और मदरलैंड और इंडिया की बात हो तो विवेकानंद से अच्छा कौन समझ सकता है। विवेकानंद विदेश में जाते थे तो हमारे देश की संस्कृति, यहाँ के कल्चर को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते थे, और एक्चुअली था भी वैसा, और उनको देख के भी लोगों को लगता था कि नहीं भाई इस देश से आया है जहाँ पे क्वालिटी है, ज्ञान है। ठीक है ना, तो इनको लिखने वाले कौन है, ये विवेकानंद साहब है। इसमें जो है रिलीजन को खासकर फोकस किया गया है, धर्म। अब धर्म कहने का मतलब ये धर्म नहीं जो दिख रहा है, ठीक है ना, नॉट इंस्पायरेशनल वर्क, सॉरी डू इंस्पायर, इसमें मतलब बताया है इन्होंने इसमें कि भैया इंस्पायरेशनल काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जिससे लोग जो है आपसे प्रेरित हो, ऐसा काम मत कीजिए कि आपको लगे कि ठीक है, हाँ वैसा काम कीजिए जिससे समाज में दिखे और लोग आपसे शिक्षा लें। हैप्पीनेस फॉर ऑल की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि कुछ दबे कुचले लोग हैं उनको ना मिले बाकी सब लोग को मिल जाए, जो भी मिले हैप्पीनेस मिले तो सबको मिले, ऐसा कुछ इनमें देखने को मिलेगा। एम के गांधी ए स्टेन ऑन इंडियाज फोरहेड, अब ये कैसा स्टेन है भैया, तो अनटचेबिलिटी की बात की गई, जो छुआछूत है ना कि भैया ये बड़ा है ये छोटा है इनसे नहीं छुआना है, इनको घर नहीं आने जाना, आएंगे तो फिर घर जो है धोना है पानी से, उसी पे खासकर ये किया गया है कि ये जो चीज है ये जब तक नहीं जाएगी हमारे सर पे जो है, हमारे कपार पे जो है, ललाट पे जो है ये धब्बा बना रहेगा, और इसी को लिखने का काम किया है। कहते हैं अंत में कि वो कम टुगेदर, सब लोग को एक साथ आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश का विकास है। जेएल नेहरू कहते हैं रीअवेकनिंग मतलब फिर से जाग जाओ। अब ये नहीं कि आप सोए हुए हैं तो जाग जाओ, नहीं, आप अपने विजन को ओपन करो, ओपन विजन यानी विजन ओपन कर लो भैया, दिव्य दृष्टि को खोलो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, है ना, नॉट पास्ट के बारे में मत सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्या होने वाला है उसके बारे में सोचो, है ना। नीड माइंड यूनाइट, और नीड है कि सभी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसकी बात इसलिए वहां माइंड से डिनोट किया हमने, वो लोगों को आगे एक साथ आने की जरूरत है, तब जाके हमारा देश जो है विकसित होगा, क्योंकि विदेशों में कुछ ऐसा ही है, तभी जाके वहां लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक अलग अपना खोल लिए, आप अलग खोल लिए और ये कुछ बुद्धिजीवी अलग हो गए, कुछ अलग हो गए, एक साथ आना पड़ेगा देश के विकास के लिए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं वुमेन्स रोल इन नेशनल मूवमेंट, यानी नेशनल मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेंट जो है वुमेन का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ने के लिए चल जाओ, महिलाओं को लड़ने के लिए भेज दो, उसके लिए पुरुष हैं, लेकिन बहुत ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाओं का आना जरूरी है, और जरूरत पड़े तो उन्हें हथियार उठाना भी जरूरी है, इसकी बात करते हैं। बहुत सारे फॉर्म में जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, हाँ ठीक है, चलिए, इज मस्ट मतलब आवश्यक है उनका पार्टिसिपेशन।
राजेंद्र प्रसाद का जो है, राजेंद्र प्रसाद, अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस है और महिलाओं के बारे में, अब मूवमेंट की जब बात आ जाए तो आप सुभाष चंद्र बोस से अच्छा किसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई उड़ाई से तो इन लोगों का पुराना नाता था। राजेंद्र प्रसाद क्या बात करते हैं जी, यूनिटी एडमिस्ट एडवर्सिटी, विविधता में एकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा देश जो है, यहाँ बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे आइडियाज हैं, उसके बाद भी हमारा देश जो है आज वी आर यूनाइट, यानी ये वी है, वी आर यूनाइट, हम लोग जो एक हैं, और यही दिखाता है हमारे देश की श्रेष्ठता को, इसी की बात करते हैं। ठीक है जी। सलीम अली जो है मैन एंड नेचर इन इंडिया की बात करते हैं, द इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब मैन एंड नेचर इन इंडिया क्या है जी, थॉट प्रोवोकिंग ऐसे है, ये ऐसे जो है थॉट यानी हमको एकदम अंदर से झकझोर देता है। और इसमें जो है मैन और नेचर कहने का मतलब इंसान और बर्ड और नेचर को कोरिलेट करके इन्होंने लिखा है कि अगर कोई प्रजाति, चाहे बर्ड का हो, इंसान का हो, पेड़ पौधे का हो, अगर वो विलुप्त हो रहा है तो हमारे देश के लिए चैलेंज है, हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो कि गड़बड़ी हो रही है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हो रहा है, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है जी। जयप्रकाश नारायण, नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी क्या होती है उसके बारे में ये कहते हैं। और ये इवेंट, ये बातें तब के बाद की है जब 1857 और 1885 में जो लड़ाई हुआ उसके बाद की बात करता है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है, वर्क्स ब्रिंग्स सोलेस, सोलेस कहने का मतलब है कंफर्ट, मतलब काम ऐसा करे जिससे आपको शांति मिले, काम ऐसा करे जिससे आपको सुख मिले, है ना। हाँ, वो एक जर्नी में जब देश से आ रहे होते हैं प्लेन के द्वारा, राइटर खुद यानी एपीजे अब्दुल कलाम और वॉन ब्राउन जो है आ रहे होते हैं, उसी दौरान उनसे जब बात करते हैं और उनके देश के बारे में पूछते हैं, तब उनको पता चलता है कि हमारे देश में उस चीज़ की कमी है। वो कहते हैं, उनके जो ब्राउन है वो कहते हैं कि हमारे देश जो, हमारा जो देश है, यानी हमारा जो देश है विदेश में, वो जो है एक चीज़ से लड़ रहा है कि हमारे यहाँ जो है नशा वगैरह में, अगर अमेरिका से है तो नशा में जो है अधिकांश ब्रेन जो है, मतलब बुद्धिजीवी जो है भारत से ही है, तो अमेरिका इस बात से बार बार लड़ रहा है कि लोग यहीं के क्यों नहीं पैदा होते ऐसा जो ये सब काम कर पाए। सो ऐसे ही कुछ है, काम ऐसा करे जो कि आपके इंटरेस्ट को, आपके लव को बढ़ाए, ऐसा काम ना करे जिससे आपको टेंशन हो, इस चीज की बात करते हैं। सो ये तो हो गया। अब प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज भी कुछ कुछ है, आप लोग देख लीजिए जरा सा। अब देखिए आनंद साहब ने बार्बर लिखा है, बार्बर यूनियन लिखा है। अब आनंद साहब, अब जैसे अब बार्बर के सैलून, बार्बर मतलब हजाम, हजाम के नाई के यहाँ जाओगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। अब इसमें एक कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, चंदू जो है, और इसी के इर्द गिर्द सारी कहानियां नाचती है। चंदू है और राइटर खुद है। चंदू जो है एक बार्बर फैमिली से आता है और कैसे चीज़ों को मैनेज करता है और आगे बढ़ता है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है जी, उसके कॉन्फिडेंस की बात करता है। 1944 में जो ये पब्लिश हुआ था। आर के नारायण का जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर्स, इसमें भविष्यवक्ता जो है उसके साथ एक घटना होती है कि वो एक गुरु नायक व्यक्ति जो है, गुरु नायक जो है, उसे एक बार मृत्यु के हालत में, मतलब लगता है कि मर जाएगा, उस हालत में छोड़ के भाग जाता है। ठीक है ना। उसके बाद वो छिपने के लिए अपना एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, भविष्यवक्ता बन जाता है, दाढ़ी उड़ी बना के। एक बार जो है गुरु नायक आता है उसके पास अपना हाथ दिखाने के लिए, या फिर वहां से गुजर रहा होता है, तो ये जो है पकड़ पकड़ के लोगों का हाथ देखता है, तो कहता है कि भैया आओ तुम्हारा भी देख लेते हैं। लाख मना करने के बाद गुरु नायक के तब भी देखता है, तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, एक बार तुम मरने मरने बच्चे हो और तुम, वो इंसान जो है तुमको छोड़ के भाग गया है। तो वो कहता है कि बताओ। अब फिर गुरु नायक कहता है, इस पर हावी हो जाता है कि बताओ वो इंसान कहाँ है, क्योंकि तुमने मेरे बारे में जब इतना बता दिया तो वो भी बता ही दोगे। तो वो कहता है कि वो इंसान जो है एक लॉरी के नीचे आके, गाड़ी के नीचे आके मर गया। और पता है मजे की बात यह है कि एस्ट्रोलॉजर ही वही है। तो ये जो है अपने घर जाता है, बीबी को कहता है कि चलो भाई इतना तो है कि वो इंसान बचा हुआ है, अब जो है मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने पाप किया है, ऐसा कुछ लगता था। तो ये घटना को आधारित है, घटना के बारे में बताता है। 1947 में जो है ये पब्लिश हुआ था। रस्किन बॉन्ड जो है एक थीप में, जो एक चोर है जो कि 15 साल का है, ये इसका उम्र याद रखिएगा। एक लड़का है जिसका नाम अनिल है, आई थिंक इसका नाम शायद दीपक है, इसका नाम अनिल है, जो कि 25 साल का इसके साथ रहता है। ये मैगजीन न्यूज़पेपर के लिखा करता है, अच्छा खासा कमाता है, ये इसके साथ रहता है। लेकिन ये इसको कुछ पैसा देता नहीं है, क्योंकि उतना आमदनी नहीं हो पाता है कि इसको पैसा दे पाए। लेकिन मौका पार के इसका कुछ पैसा, जैसे कि 600 के आसपास पैसा था, वो लेके ये भागता है। जब रास्ता में जाता है तो कहता है कि भैया वो हमको पढ़ाता है, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देता है, तब भी उसका पैसा मैं लेके भाग रहा हूँ, लगता है कुछ ना कुछ तो बुरा कर रहा हूँ। और फिर जाके वो पैसा वापस करता है। जब वो सुबह जगता है तो वो इसको कुछ पैसा देता है कि चलो भैया आज से जो है मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना कमाने लगा हूँ, तुमको पैसा दे सकूं। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ कहानी है इसमें चोरों के बीच की। एक चोर है, ध्यान रखिएगा, एक ही है। 1950 में जो है इसका
पब्लिकेशन है। झुम्पा लहड़ी जो है, झुम्पा लहड़ी, अब चूंकि चोरों के बीच में बॉन्ड नहीं हो सकता है, और रस भी है, रस रस मतलब भागना, और चोर जो है भागेगा, तो चीजों का ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। झुम्पा, आप झुम्पा अगर पहनिएगा, झुमका अगर पहनिएगा, लहरिया कट में चलिएगा तो सेक्सी तो लगेगा, याद करने के लिए था। झुम्पा लहरी ने सेक्सी लिखा। 1998 में जो है ये पब्लिश हुआ। मिरिंडा और लक्ष्मी जो है इसकी, ये दोनों एक को वर्कर है, एक ही जगह काम करने वाले हैं, इसमें जो मुख्य कैरेक्टर में है, ठीक है, जो मिरिंडा और लक्ष्मी। और इधर जो है देव और रोहिन है, जो देव का बेटा है। अब लक्ष्मी जो है अपने, जब ये लोग काम करती है यूरोप में, मिरिंडा यूरोप से है, तो बताती है कि मेरा एक दूर का कजन है, ठीक है ना, वो जो है उसका शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, तब भी वो बहुत लोगों से लव अफेयर में रहता है। मिरिंडा उसके बाद कभी जाती है भारत में, तो वही देव मिल जाता है, उसको कहता है यू आर सेक्सी, वहीं से ये सेक्सी आया, और कह के अपने जाल में फंसा लेता है। कुछ दिनों के बाद जब जो है उसको पता चलता है कि अरे बताओ, ये तो लक्ष्मी जो बोली थी वही है, हम तो वही जाल में फंस गए हैं, है ना, लव अफेयर को ये डिस्क्राइब करता है। शशि देशपांडे की जो है, शशि देशपांडे जो हियर मी संजय, ये महाभारत से रिलेटेड है, ठीक है जी। कुशवंत सिंह का जो है द वॉइस ऑफ गॉड। अब ये वॉइस ऑफ गॉड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ये आप कह सकते हैं दो गांव के बीच में इलेक्शन होता है, वहीं से कुछ कहानी है। इसमें गंडा सिंह जो है, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, एक सिख बहुल क्षेत्र होता है, ये आप कह सकते हैं हरियाणा की तरफ की कहानी है। उसमें एक गंडा सिंह को दिखाया गया है, एक करतार सिंह को दिखाया गया, एक बाबा राम सिंह को दिखाया गया, जिसको बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। करतार सिंह और ये दोनों जो है बड़ा ही करप्ट आदमी रहते हैं। उसमें एक ये रहता है, कोई कमिश्नर रहता है, कोई विदेशी, उसको लड़की पहुंचाने का भी काम करते हैं ये लोग। हो सकता है लड़का भी पहुंचाते होंगे, ऐसा अगर शौक होगा तो ये जो है करप्ट आदमी है। लेकिन इलेक्शन में जब खड़ा होते हैं तो आपको पता है कि भैया करप्ट आदमी है, उसी को वोट ज्यादा मिलता है, तो एक नंबर पे ये रहता है, एक ही जगह से ये लोग खड़ा होते हैं, 2 नंबर पे ये रहता है, और ये बेचारा सीधा साधा आदमी जो है लाख मेहनत करने के बाद भी हार जाता है, 3 नंबर पे चला जाता है। तो यही सब है। और इसमें कहा गया है कि वॉइस ऑफ गॉड जो है क्या है, तो भैया इतना होने के बाद भी जो है बुरा हो रहा है, तो ये वॉइस ऑफ गॉड नहीं हो सकता। वॉइस ऑफ गॉड कुछ और होता है, अच्छाई होती है, लेकिन जो आजकल चल रहा है वो वॉइस ऑफ गॉड नहीं है। इसके बाद देखिए तो वामनी भट्टाचार्य का लिखा हुआ है स्टील हाउक। हाउक कहने का मतलब होता है, आपको पता है, बाज, और स्टील कहने का मतलब स्टील का बाज। यहाँ स्टील का बाज कहने का मतलब प्लेन को डिनोट किया गया है। एक प्लेन गिरता है, उसी की कहानी है। उसमें जो कैरेक्टर है वो बिशन है, कावेरी है, बबला है, ये उनकी बेटी है, ठीक है ना। और ये 1968 में जो है ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए, अमेरिकन है, अमेरिकन में हमने कुछ खास नहीं किया है, ठीक है ना, इसमें डेट डाल दिया है केवल। ग्लास मेनेगियर का है। टेनिस विलियम का जो है ये 1 एक्ट का प्ले है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये एक ड्रामा है, ड्रामा ही है, लिटरेचर में ये ड्रामा है। ये करियर के बारे में डिफाइन करता है। 1944 में ये पब्लिश हुआ था। टोनी मोरिसन का जो है बीलव्ड, ये जो है 1987 में, ये एक नॉवेल है। ये सेलेब्रिटी और ब्लैक वुमेन सेथी की कहानी बताता है। ब्लैक वुमेन जिसका कैरेक्टर सेथी, SETHE, ठीक है जी। उसके बाद ये छोटी छोटी कहानी है, ये शॉर्ट स्टोरीज है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट स्टोरीज है। बाकी आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ मैंने आपको दे दिया, इतने कम समय में इतना कोई नहीं देता, है ना। ये जो है आपका पोयम है, ठीक है ना, इसमें जो इसका मैंने डेट मेंशन किया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यही चीज मैं बोल रहा था कि ये रिपीट कर दिया गया है। देखिए ये सब चीजें जो आपने पहले भी देखे, रविंद्रनाथ टैगोर का स्पिरिट था, विडोहुड था, मदरलैंड था, तो ये सब जो है चीजें रिपीट हो गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ काट दिया है। इतना हड़बड़ी में दिया गया है। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा है ना, इसका शुरुआत जो है आपको बाद में देखने को मिलेगा। बाद में ये सब जो रिपीट, यहाँ तक ये रिपीट है, यहाँ तक रिपीट है, उसके बाद जो है यहाँ से शुरू होता है इसका जो है। तो ये सब चीजें जो है कॉपी पेस्ट हो गई है गलती से, चूंकि बोर्ड इतना हड़बड़ी में तो था ही, ये सब नजर आता है, ठीक है। यहाँ ये वाला चीज भी तो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये भी रिपीट है। बाकी ये सब के बारे में आप देखेंगे, आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें। अब चूंकि सब करना इस वीडियो में, लगभग मैंने काम अपना कर दिया है, ठीक है ना। अब एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्क्राइब कर ही के मानूंगा। वो टॉपिक है लिटरेरी टर्म, जहां से क्वेश्चन तो आना तय है। लिटरेरी टर्म कहने का मतलब क्या हुआ जी, तो लिटरेरी टर्म आपको इसमें दिया होगा, लिटरेरी टर्म। देखिए जरा सा, यहाँ लिटरेरी टर्म दे रखा है। इलिट्रेशन किसको कहते हैं, एलेगोरी किसको कहते हैं, एनाफोरा किसको कहते हैं, एल्यूजन मतलब ये सब, और ये सब को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। ये ग्रामर वाला पार्ट है, आई थिंक आप किए होंगे, और 9th 10th जो लोग दिए होंगे उनका ग्रामर लगभग उसी से मिलता जुलता रहेगा। सो डरने की कोई बात नहीं है ना। हम है तो क्या गम है, और आपका साथ है तो डरने की क्या बात है। चलिए आइए जरा सा देखिए, जरा सा ये सब चीजें आप लोग किए होंगे। अब आज ये थोड़ा सा लिटरेरी टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और यहाँ जो दिया हुआ है, लिटरेचर ऑफ द
मार्जिनलाइज मतलब कुछ दलित लिटरेचर को भी शामिल किया गया है, ट्रिबल लिटरेचर को भी शामिल किया गया है, जिसमें भामा आप देख रहे हैं, भामा जो ये लेखक है जिनका है कराकू, जो है कराकू लिखा हुआ उन्होंने तमिल में लिखा है, जो कि इतना में पब्लिश हुआ है। और ये दोनों जो है बायोग्राफी है, ये दोनों जो है बायोग्राफी है, ठीक है ना। जूठन भी ये बायोग्राफी है। जूठन तो इन्हीं की कविता है वाल्मीकि साहब की। जब वो स्कूल में जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि वाल्मीकि दलित समाज से हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। ये ट्रिबल लोगों के बारे में ये है, ठीक है। और यहाँ भी वही है, आप देख लीजिएगा। इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था, तो ये थोड़ा सा नोटिस करने वाला चीज हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, इनका ये फर्स्ट नॉवेल था, ये भी नोटिस करने वाला है। अल्फ्रेड एलिसन का ये जो फर्स्ट नॉवेल था इनविजिबल मैन, नॉवेल इनका फर्स्ट वाला था, ठीक है, जो कि इतना में पब्लिश हुआ। आइए चलिए आगे बढ़िए। तो अब आ जाते हैं भैया, यहां देखिए फिगर ऑफ स्पीच पे, ये भी पढ़ने वाली चीज है, इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि यहां से 10 नंबर आएगा। सिमली किसको कहते हैं आपको पता है, कि जिसमें लाइक एज और सो दिख जाए जिस सेंटेंस में, वो हो जाएगा आपका सिमली। मेटाफर कंपैरिजन तो दोनों में होता है, इसमें भी होता है इसमें भी होता है, लेकिन अगर लाइक और एज ना हो, जैसे कि अगर कहते हैं ही इज लाइक सोहन, समझ रहे ना, ही इज लाइक सोहन, ही वर्क्स एज गुड एज, तो एज गुड हो मतलब एज दिख जाए, लाइक दिख जाए, तो वो कंपैरिजन क्या हो जाएगा जी, सिमली कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमली। अगर कहते हैं सचिन इज द ब्रेडमैन, शेक्सपियर इज द सॉरी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें लाइक और एज नहीं है, तो ये ऐसा तुलना जो है वो कहलाता है मेटाफर। इससे हम लोग पीकी वारिस भी देखेंगे, सॉरी पीकी वारिस के एमसीक्यू भी देखेंगे हम लोग। पर्सोनिफिकेशन भी दिया है उसमें। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए तो इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract notions आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ। मतलब अगर कोई निर्जीव चीज है, अगर उसको ऐसे राइटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि लग रहा है कि वो व्यक्ति बन चुका है, मतलब वस्तु में भी अगर जान डालने की बात है, उससे कुछ काम करवाने की बात है, उसमें फीलिंग्स डालने की बात है, उसमें इंटेलिजेंस डालने की बात है, तो वैसे चीजों को, वैसे यूजेज को हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है जी। हाइपर बोले क्या होता है, अब पर्सोनिफिकेशन मेटाफर, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिल जाए ना इधर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जरा सा, अब देखिए तो जरा सा, ये देखिए तो इसमें क्या है, कैमेल इज द सीप ऑफ द डिजर्ट। कैमेल जो होता है वो क्या होता है जी, डिजर्ट का सीप होता है। इसमें एज या फिर लाइक नहीं है, लेकिन कंपैरिजन तो है, कैमेल जो है सीप होता है, जैसे कि वो शेक्सपियर इज द वही है, तो ये क्या हो जाएगा जी, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है, मेटाफर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो सिमिली क्या है, सिमिली में क्या लिखा हुआ है जी, सिमिली में क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा सा। हाँ, सिमिली में यहाँ है कि यू आर ओ माई लव्स, लाइक, लाइक आ गया ना, रेड रेड रोज, तो क्या हो जाएगा, वो सिमिली हो जाएगा। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन याद है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर्स बट वंस। अपॉर्चुनिटी अवसर, ये तो निर्जीव चीज है, अवसर को हम व्यक्ति थोड़ी कहेंगे, लेकिन कह रहा है कि वो दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खटखटाती है मतलब कोई इंसान खटखटा सकता है, दरवाजा बजा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बजा रही है दरवाजा, इसका मतलब है कि इसको इंसान बना के रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें जान डाल दिया गया है राइटर के द्वारा। तो ऐसा ही यूज क्या कहलाता है जी, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, चीजों को मैं एकदम से आसान बना के बता रहा हूं ताकि कम समय में आपका ज्यादा फायदा हो। अब देखिए हाइपर बोले चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है ना, स्टेटमेंट को इतना एम्फेसिस कर देना, इतना उस पर जोर डाल देना कि लगे कि भैया ये तो ज्यादा हो गया। ज्यादा कैसे हो गया, देखिए जरा सा यहाँ पे कह रहा है रिवर्स ऑफ फ्लड ब्लड जो है फ्लोड ऑन द बैटलफील्ड, यानी युद्ध के मैदान में जो है नदियों का बाढ़ आ गया, नदियों का यानी खूनों की नदियां बह गई, खूनों की नदियां बह गई। अब इतना खून तो नहीं बहा होगा कि उसको कह सकते खूनों की नदियां बह रही है, नदियां बह गई वो तो खून से ही लोग दबा के और उसके लहर में मर जाएगा, ऐसा नहीं है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। खून गिरा होगा, माना कि खून गिरा होगा, लेकिन नदियां जितना होती है उतना तो नहीं होगा, तो ऐसे ही चीजों को हम कहते हैं हाइपर बोले, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के चीजों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। देखिए ओनोमेटोफोबिया, ओनोमेटोफोबिया क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, ये होता है इको साउंड। अगर हम कहते हैं ना कि कोई ऐसा साउंड जो कि नॉइजिंग पैदा करता है, हल्ला पैदा करता है, जैसे कहते हैं द टाइगर रोड, तो ये रोड का प्रयोग होना, इस वर्ड का प्रयोग होना, ये कहलाएगा ओनोमेटोफोबिया, समझ रहे हैं ना। हाँ, मतलब गुंजन पैदा करे, शोर पैदा करे, आई थिंक शोर से ही आप लोग समझ जाइएगा। कोई आवाज, जैसे मान लिया गाड़ी लड़े तो द कार स्मैश्ड, कुचला गया, कुछ ही चीज को कुचला गया उसका जो आवाज हुआ, कुछ बजाया गया उसका आवाज हुआ, कोई जानवर बोला उसका आवाज हुआ, जो नॉइजिंग पैदा कर रहा है उसको ही कहते हैं। तो वैसे वर्ड जो है जो नॉइजिंग पैदा करने के लिए आ रहे हैं तो वो कहलाएगा, जैसे रोड आया तो रोड हो जाएगा, जैसे द डॉग इज बार्किंग, तो ये बार्किंग जो है ओनोमेटोफोबिया कहेगा, वो वर्ड जो है वो कहलाएगा, ठीक है जी। हाँ,
अब आइए जरा सा, ये तो आपको पूछा नहीं है, उसमें नहीं डाला इसलिए हटा दिया मैंने, यहां टिक लगाया उसी को। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या है देखिए जरा सा। ऑक्सीमोरन जो है, और एक और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस भी इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ एंटीथेसिस, यहाँ ऑक्सीमोरन, यहाँ एंटीथेसिस, दोनों में फर्क है। ये जो है डिवाइस है और ये जो है एक वर्ड है। मतलब क्या हुआ कि आपको अगर वर्ड दिख रहा है अपोजिट सेंस वाला एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट, जैसे ऑनर भी दिख रहा है, डिसऑनर भी दिख रहा है, लाइक भी दिख रहा है, डिसलाइक भी दिख रहा है, तो ऐसा प्रयोग कहलाता है ऑक्सीमोरन। ठीक है। अगर कह रहे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो ये कहलाएगा आपका एंटीथेसिस। क्या कहलाएगा? एंटीथेसिस। मतलब कि दो सेंटेंस में अपोजिशन दिख, मतलब विरोधाभास दिख रहा है, तो वो कहलाएगा एंटीथेसिस। एकदम सिंपल लहजे में आप समझ गए। चलिए, तो हो गया ये ऑक्सीमोरन। ये इसमें मिलेगा आपको, एग्जाम्पल मिलेगा, हम दिखा देंगे आपको, जैसे कि एग्जाम्पल में ही दिखा दें आपको पहले। ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस, इसमें है ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस नहीं है। इसमें दिखाते हैं आपको ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस। किधर है भैया ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन किधर है? ऑक्सीमोरन किधर है? ऑक्सीमोरन किधर है? एंटीथेसिस एलिट्रेशन है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन देखिए यहाँ पे आ गया। ऑक्सीमोरन क्या कह रहे हैं? ही ऑनर रोटेड, हिज ऑनर रोटेड इन डिसऑनर स्टूड। अब देखिए ना, ऑनर भी आया और डिसऑनर भी आया, मतलब क्या? ये ऑक्सीमोरन है। क्या है जी? ऑक्सीमोरन है। एंटीथेसिस क्या है? देखिए यहाँ पे है, यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड विरोधाभास वाला अपोजिट हो, तब ये ऑक्सीमोरन। अब दो सेंटेंस अलग अलग सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हो, अपोजिट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हो। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, यूथ जो है फुल ऑफ प्लेजर होता है, खुशियों से भरा होता है। एज इज फुल ऑफ केयर, लेकिन वो जो एज होता है वो केयर करने वाला भी होता है। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, विरोधाभास है, तो उसको कहेंगे एंटीथेसिस। मतलब ये जो वर्ड को फोकस करता है ये लिटरेरी डिवाइस होता है, और ये जो सेंटेंस में देखने को आपको मिलता है, सेंटेंस के फॉर्म में देखने को मिलता है। और मैंने लगभग आपको ये सब कुछ समझाने की बड़ी हल्के अंदाज में कोशिश की है। समय तो लगा, लेकिन आई थिंक बहुत हद तक आपका समाधान निकलेगा। एलिट्रेशन, उसके बाद देखिए तो आइए, ये हो गया, ये हो गया। एलिट्रेशन क्या होता है जी? एलिट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? तो एलिट्रेशन कंसिस्ट इन द रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड सिलेबल वर्ड। मतलब एक ही साउंड या एक ही वर्ड, मतलब वर्ड जिसका पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट, वो बाद वाले लेटर में भी दिखे। मतलब के से शुरू हुआ है पहला वर्ड, तो बाद वाले में भी के से दिखे, बाद वाले में भी के से दिखे। इसके लिए आप परफेक्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहां देखिए जरा सा, यहां देखिएगा, मिलेगा आपको। यहां देखिए, ये मिल गया। यहां देखिए, हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड्स। कितना अच्छा एग्जांपल है। इसमें भी एज, इसमें भी एज, इसमें भी एज, ऐसा इसमें तो सब में है, लेकिन अगर शुरू के दो में भी होता है तो उसको भी हम कहेंगे एलिट्रेशन। क्या कहेंगे जी? एलिट्रेशन कहेंगे। आइए जरा सा, आइए जरा सा, ये अंत चल रहा है, अब यहां जो है हम लोग समाधान की तरफ बढ़ेंगे। एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन। आयरोनी क्या होता है जी? तो आयरोनी होता है, आयरोनी इज द मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट। जो रियल मीनिंग होता है वो पूरी तरह से अपोजिट होता है। अपोजिट वाला आपने ऑक्सीमोरन भी देखा, ऑक्सीमोरन भी देखा, लेकिन यहां जो है ये लिटरेरी डिवाइस है, आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाएगा, ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वे। मतलब जो वास्तव रूप में अर्थ निकल रहा है वैसा कुछ नहीं है, उसमें जो है पूरी विपरीत स्थिति है। जैसे एक आपको सेंटेंस दिखेगा आयरोनी वाला, आयरोनी वाला आपको सेंटेंस दिखा देते हैं, सेंटेंस आयरोनी वाला आपको दिखा देते हैं, आयरोनी वाला। हाँ देखिए, हस्बैंड्स क्या है जी? कह रहा है कि हस्बैंड्स हैड द फाइव, हस्बैंड हैड सी फाइव ऑन द होली। इस ये आप थोड़ा सा समझ नहीं पाइएगा बढ़िया से। एक और आयरोनी वाला था इसमें जो है आयरोनी, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो एट ब्रूटस जो है सेज ही वाज एम्बिशियस। वो जो एम्बिशियस है, बड़ा दम्भी है, गंभीर है या फिर प्राउडी है। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। देखिए, आप कह रहे हैं कि ऊपर कह रहा है कि ज्यादा घमंडी टाइप का है, फिर कह रहा है ऑनरेबल है, तो एक ही सेंटेंस में ऐसा अगर दिखता है तो ये कहलाता है आयरोनी। मतलब जो दिखता है वो है नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा सा आयरोनी और ऑक्सीमोरन में आपको दिक्कत हो सकता है आई थिंक। ठीक है जी। चलिए, पन जो है मजाक को शो करता है, लेकिन पन आपने दिया नहीं है, उपहास मजाक हो जाता है। ये देखिए तो सिनेकडोक, सिनेकडोक जो है, इन सिनेकडोक ए पार्ट इज यूज्ड फॉर डेजिग्नेट द होल पार्ट। मतलब कुछ पार्ट ऐसा यूज किया जाता है जो सब पार्ट को
को डिफाइन कर दे, या फिर एक पार्ट ऐसा यूज किया जाता है जो होल सेंटेंस को डिफाइन करे, उसको कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एंटीथेसिस तो आप देख लिए, बाकी ये पूछा नहीं है आप में, तो आई थिंक ये सब आप लोग देख चुके हैं। अब ये जो है इसका एक एग्जांपल अगर देख लें आप, इसमें पीडीएफ में मिलेगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ कुछ जो है जो कि इसमें नहीं है, जिसको मैंने अलग से कर रखा है। देखिए ये भी आप में दिया है, काइसमस जो है, आई थिंक पढ़ने में जो भी दिक्कत आ रही हो, काइसमस जो है सेंटेंस, काइसमस ही पढ़ेंगे इसको, a sentence in which two words in the first half are crisscrossed in the second half। मतलब जो शुरुआत के दो वर्ड है वो बाद वाले वर्ड में आगे पीछे ऑर्डर में दिखेंगे। जैसे ऑल यहां दिखा, ऑल दिखा, ऑल इज वन, और यहां दिख रहा वन पहले ऑल बाद में, तो ऐसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं क्रिसमस। ठीक है जी। यहां देखिए प्लेजर्स ए सीन दिख रहा है और यहां दिख रहा है सीन्स ए प्लेजर, तो ये पूरी तरह से लिटरेचर से लिया गया है ताकि ऐसा ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको जगह दिया है। एलेगोरी वो होता है जिसमें कुछ ऐसी, मान लीजिए ऐसी रचना हो जिसमें सिंबलाइज करते हैं कि भैया ये कैरेक्टर जो है ट्रूथ को बता रहा है, सच्चाई को बता रहा है, ये कैरेक्टर जो ऑनेस्टी को बता रहा है, ये जो एविल को बता रहा है, तो वैसे कहानी को, ऐसे लेखनी को हम कहते हैं एलेगोरी। क्या कहते हैं जी? एलेगोरी कहते हैं। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा है रिपीटिशन ऑफ द वर्ड और वर्ड्स एट द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में जो है वर्ड का रिपीटिशन होना अलग अलग सेंटेंस में बिगिनिंग में, जैसे इट रेन्ड यहां भी है और इट रेन्ड यहां भी है, तो ऐसे में इसको कहेंगे एनाफोरा। ठीक है। एल्यूजन, एल्यूजन मतलब तो भ्रम पैदा करना हो जाता है। जैसे इट एक्सप्रेसेस कॉम्प्लेक्स आइडिया इन ए सिंप्लाइड वे, मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी सिंपल तरीका से ये जो है एनाफोरा का यूज करके हम कर सकते हैं। बाय ड्रॉइंग ए कनेक्शन टू समथिंग दैट इज वाइडली फेमिलियर और अंडरस्टूड, मतलब अब सिंपल वे में अगर कहना होगा तो वैसे शब्दों का प्रयोग करके ही करेंगे जो कि वर्ल्ड फेमस हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीका से तो बोल दिया हमने, लेकिन उसमें जो हमने शब्द प्रयोग किया वो जो है अगला जान ही नहीं रहा है, तो वो सिंपल तरीका किसी काम का नहीं है। जैसे अगर यहाँ कहते हैं यू आर ए रेगुलर आइंस्टीन, तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि वो आइंस्टीन है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जो है हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं जी, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, केवल कह रहा है यू आर ए रेगुलर आइंस्टीन, ऐसे एक चीज को कहते हैं एल्यूजन, भ्रम पैदा करना। चॉकलेट केक इज माई एक्किल्स हील, एक्किल्स हील मतलब होता है कमजोर पार्ट, तो चॉकलेट के बिना मैं नहीं रह सकता, तो ऐसे चीजों का प्रयोग कहलाता है एल्यूजन। भ्रम पैदा कर रहा है, वो क्या कर रहा है जी? भ्रम पैदा कर रहा है। देखिए तो यहाँ मैलाप्रोपिज्म, मैलाप्रोपिज्म क्या होता है जी? इसमें देखिएगा जरा, द यूज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड का प्रयोग इन प्लेस ऑफ ए वर्ड विथ ए सिमिलर साउंड, मतलब सिमिलर साउंड देने वाली जगह पर इनकरेक्ट वर्ड का प्रयोग आइदर अनइंटेंशनली, मतलब अनजाने में, या फिर फॉर कॉमिक इफेक्ट। अक्सर क्या होता है ना, आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में कोई कैरेक्टर होता है वो चीजों को गलत बोलता है, तो अगला बताता है ना नहीं ये नहीं, इसे ये कहते हैं, है ना। अब मान लीजिए कहते हैं कि तुम्हारा फुटूरे खराब हो गया, तो अगला कहेगा फुटूरे थोड़े होते हैं, उसको फ्यूचर कहते हैं। तो या तो हंसाने के लिए पब्लिक को, या फिर अनजाने में नहीं जान रहा है तब, तो वैसे ही को कहते हैं, हम कहते हैं कि मैलाप्रोपिज्म कहते हैं। जैसे ही इज द एवरी पिनेक, देखिए यहां लिखा है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल लिखा है, ही इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, वो पोलाइटनेस के पाइनएप्पल पे है कि पिनेकल पे है, मतलब उसके चरम बिंदु पे है, तो पिनेकल को क्या कह दिया? पाइनएप्पल कह दिया। वैसे ही एग्जाम्पल ये है, यहाँ कंप्रीहेंडेड नहीं होना चाहिए, एप्रीहेंडेड होना चाहिए, क्योंकि जो माई वॉच सर हैव इंडिड, मतलब जो वॉच को मेरा चोर चुराया उसको क्या हुआ जी? जेल में, मतलब उसको कैद किया गया, तो कंप्रीहेंड नहीं किया गया, एप्रीहेंडेड किया गया, उसको पकड़ा गया। और वो कैसा काम किया था? ऑस्पिशियस काम नहीं, उसका काम, वो कैसा व्यक्ति था? ऑस्पिशियस नहीं, वो सस्पिशियस था, वो जो है उस पर शक था कि वो चुराया है, तो ऐसा जो है प्रयोग कहलाता है। देखिए तो यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब होता है अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। यूफेमिज्म जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखिएगा किसी को कहेंगे क्या कि फलना जो है वो गुजर गए, और वही कोई कहेगा कि वो जो है मर गए, तो मर जाना शब्द जो है बड़ा कॉमन है और ये इनफॉर्मल है आप कह सकते हैं, और इसका प्रयोग करने से बचना, अच्छे सुखद शब्दों का प्रयोग करना कि सुनने वाला को भी लगे कि भैया न्यूज भी मिला, तो ऐसा नहीं कि हमको झकझोर दिया, एक बार झटका लगा, क्योंकि मरना और ये गुजर गए थोड़ा सा अलग अंदाज है, और ऐसे ही सुखद अंदाज जो है वो कहलाता है क्या? यूफेमिज्म। जैसे अब कहता है कि जैसे यहाँ वही है कि
अंकल जॉन डाइड लास्ट नाइट, डाइड ना प्रयोग क्या कहते हैं कि पास्ट अवे, वो गुजर गए, है ना। तो माना कि उसकी जगह पर ये आया है लेकिन बोलने का तरीका बदल गया, तो इसमें जो है ये क्या चीज का प्रयोग हुआ, इफेमिज्म का। फिर आई हैव टू यूरिनेट, मुझे पेशाब करना है, मैं डायरेक्ट कह दिया भैया, वो कह रहा है कि पास वाटर करना है, तो समझ रहे हैं ना, मुझे जाना है भैया 2 नंबर जाना है, वो कह रहा है कि मुझे पेशाब करना है। अक्सर देखिए क्लासरूम में जो खड़ा है, मुझे पेशाब करना है, शरीर हो गया बड़ा, वो कह रहा है मुझे पेशाब करना है, वो कह मुझे 2 नंबर जाना है, तो वो हो गया हमारा यूफेमिज्म। ठीक है जी, चलिए लिटोटस क्या है, लिटोटस क्या है, इट इज ए फ्रेज दैट यूजेज निगेशन टू क्रिएट ए अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यानी अफर्मेटिव स्टेटमेंट को अगर हम निगेटिव तरीका से बोल दे, एक्चुअली उसका उद्देश्य नहीं है, वो अफर्मेटिव ही सेंटेंस है, लेकिन उसका वे ऑफ स्पीकिंग जो है निगेटिव कर दे। जैसे हम ये नहीं कहें कि भैया वो जो है अच्छा है, वो कहते हैं कि ही वॉज नॉट हाफ गुड, मतलब वो आधा अच्छा नहीं, वो पूरा अच्छा है ना, निगेटिव अंदाज में कहें, वो नहीं कहते कि वो योग्य है, हम कहते हैं कि वो अयोग्य नहीं है। तो ये जो तरीका है, हिज सिंगिंग इज नॉट बैड, बुरा नहीं है मतलब अच्छा है, ही इज नॉट अनकाइंड, वो अनकाइंड नहीं है मतलब वो काइंड है, दयालु है। तो ये जो तरीका है वो कहता है लिटोटस। ठीक है जी। सटायर का मतलब तो आपको पता ही है, जो कि हंसाता है, ऐसा लिखना कि जो कि हंसा दे। सोलिलोकी क्या होता है जी, तो एकल, अगर देखिए मोनोलॉग होता है एकल भाषण, जब कोई कैरेक्टर जो है मंच पे खड़ा होकर अकेले अपने में बात कर रहा है, कोई उसके आसाथ दूसरा कैरेक्टर नहीं है, तो उसको कहते हैं मोनोलॉग, जो बोल रहा है वो मोनोलॉग हो गया। और वो जो सोलिलोकी हो गया कि भैया इट इज एन मोनोलॉग, यानी एक तरह का मोनोलॉग ही है, दैट इज डिलीवर्ड व्हेन द कैरेक्टर इज अलोन। तो वो जो मतलब तरीका हुआ या उस तरह से बोलना जो हुआ वो कहलाता है सोलिलोकी, अकेले अकेले बोलना। ठीक है जी। देखिए तो ज्योग्मा, ज्योग्मा क्या है जी, तो यूजिंग वन वर्ड टू मॉडिफाई 2 अदर वर्ड्स, मैंने एक ही वर्ड का प्रयोग करके 2 अलग वर्ड पे प्रभाव डाल रहे हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं इन 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग तरीके से। जैसे कहे कि ही ब्रोक, ब्रोक का इस्तेमाल करके उसने कार भी तोड़ दिया, दिल भी तोड़ दिया। हिंदी में तो चलेगा कि उसने कार भी तोड़ दिया, दिल भी तोड़ दिया, और उसके लिए ब्रेक लगा दिया, केवल ब्रोक कहा। तो अब दिल तोड़ना तो अलग क्रिया हो गया, कार तोड़ना तो अलग क्रिया हो गया। दिल तोड़ने में तो भी पता भी नहीं चला दिल टूट गया, और कार में तो एकदम चकनाचूर हो गया होगा। 2 अलग अलग चीजों को हम एक ही वर्ड से अगर डिफाइन कर दें, आगे उसका काम चला दें, तो उसको हम कहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कहलाता है ज्योग्मा। क्या कहलाता है जी, ज्योग्मा। ठीक है जी। जैसे ही फर्मली हेल्ड, हेल्ड उसने पकड़ रखा है, उसका जीभ भी पकड़ रखा है, उसके बाल भी पकड़ रखा है ना, तो ये होल्ड जो है वहां क्या आएगा, ज्योग्मा। ये पॉलिसी जो है अंतिम वर्ड है, इसको भी देख ही लीजिए। उसमें अलग अलग तरह से पॉलिसी दिया है। तो पॉलिसी कहने का मतलब क्या होता है कि इट इज एन इलॉजिकल स्टेप इन द फॉर्मुलेटिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इट इज अ फॉल्स और मिस्टेकन आइडिया। देखिए जरा साहब, मतलब किसी आर्ग्यूमेंट को जो है गलत तरीका से रिप्रेजेंट करना, अक्सर जो हमारे नेता होता करते हैं कि नेताजी ने जो पॉपुलर नेता है वो कुछ और बोला, जो बाद में जो नेताजी बोल रहे हैं उस चीजों को तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं, उसमें गलतियां निकाल के बोल रहे हैं, गलत चीजों को ही कोल दिखा रहे हैं। तो वैसा एक्टिविटी जो है पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आई होप ये वीडियो तो लंबा है, वीडियो लंबा है नो डाउट, लेकिन ऑलमोस्ट और 30 से 40 की क्या कहूं, उससे ज्यादा ही काम आपका हो जाएगा। तो ठीक है, अभी तक अगर आप मुझे देख पाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा ये वीडियो, एक ही वीडियो है आपके लिए 11th 12th के लिए, एस्टेट के लिए, लेकिन हो सकता है ये मील का पत्थर साबित हो। इसको अगर बढ़िया से आपने कर लिया तो 30 से 40 नंबर तो रखा है, कंफर्म है, उसे कोई नहीं हटा सकता। केवल आपको इन ज्ञान को बटोर के ले जाना होगा, उसको थोड़ा सा डिवाइड करके ले जाना होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर दूसरा से मिले ना, इसलिए टाइम है तो कर लीजिए इसको बढ़िया से। पीडीएफ निकाले होंगे प्रिंट, उसको देख के बढ़िया से कर लीजिए। अभी तक मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लिटरेचर में इतना कोई झेल नहीं पाता है, और चीजों को मैं कितना हद तक आप तक पहुंचाने में, क्योंकि फास्ट तो हूं मैं, आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ, इसके लिए आपका एक कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, ओके, गुड बाय। आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।